हेलो एवरीवन। इस क्लास में अपने द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबुलरी करेंगे। जो एडिटोरियल था वो आपका कौन सा था? फ्लिसिंग फ्यूल यूजर्स ऑन हाइक इन पेट्रोल डीजल प्राइसेस। पेट्रोल डीजल प्राइसेस में जो हाइक है उसके ऊपर आपका एडिटोरियल था, जो प्रीवियस एडिटोरियल अपनों ने किया था। मेथड अपना सेम रहेगा। पहले वोकेब आएगी आपके सामने, फिर आपको जल्दी जल्दी उसका मीनिंग बताना है कि इस वोकेब का मीनिंग क्या। लाइव चैट के अंदर आपको क्या करना है, लाइव प्रीमियर के अंदर जो लाइव चैट चलेगी उसके अंदर आपको जल्दी जल्दी इसका मीनिंग बताना है। उसके बाद में अपने इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वोकेब को। तो फर्स्ट वोकेब आपकी आती है फ्लिस। अब जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लिस। फिर चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो जल्दी से मीनिंग बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लिस का मीनिंग क्या होता है। तो चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो स्टार्ट करें। फ्लीस का मीनिंग होता है निचोड़ना, निचोड़ लेना किसी चीज़ को, ठीक है। ऊन कतरना, ऊन कतरना भी होगा मतलब ऊन उतारना बेड वगैरह की। खसोट लेना मतलब छीनना, किसी चीज़ को छीनना। तो खसोटना आपका हिंदी वर्ड है, जैसे अपने बोलते हैं खोसना, तो इसको बोलते हैं खसोट लेना, खसोटना, इसका मतलब छीन लेना। मीनिंग देंगे रिप ऑफ। रिप ऑफ का मतलब होता है छीनना किसी से। आस्क एन अनरीजनेबल प्राइस, अनरीजनेबल अनुचित प्राइस, प्राइस का क्या करना, आस्क करना मतलब मांगना, मतलब अनुचित जो प्राइस है किसी चीज़ का वो मांगना, मतलब ज़्यादा मांगना प्राइस, ठीक है। सिनोनिम की बात करें, चीट, चीट का मतलब बेईमानी करना, ठगना होता ही है, बिल्कुल सही है सिनोनिम। स्टील का मतलब चोरी करना, सही है। रोब का मतलब लूटना, ये भी आपका सिनोनिम है। एंटोनिम देखें तो गिव का मतलब देना, ऑफर का मतलब प्रदान करना। तो देना ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है, इसका एंटोनिम है, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। एक तो क्या कर रहे हो, किसी से कोई चीज़ छीन रहे हो, ठीक है, और एक क्या कर रहे हो, किसी को कोई चीज़ दे रहे हो, तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। यूजेज यहाँ पे देखिए, इफ़ यू फ्लिस समवन, अगर आप किसी को फ्लिस करते हो, ठीक है। यू गेट अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दैम, उनसे आप बहुत ज़्यादा पैसा प्राप्त करते हो। बाय ट्रिकिंग देम, या तो उन्हें ठग कर बेईमानी करके उनके साथ, और या चार्जिंग दैम टू मच, या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा चार्ज करते हो, आप पैसा प्राप्त करते हो। इसका मतलब अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे हो, इसका मतलब आप उसे ठग रहे हो। जैसे ये यूज़ होता है आपका, बिल्कुल सही यूज़ हो रहा है एडिटोरियल में। जो फ्यूल की प्राइसेस हैं, तो बेस्ट प्राइस ऑफ फ्यूल का वो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन जो टैक्स है वो उसके प्राइस से भी 2-3 गुना ज़्यादा। तो एक टाइप से क्या है, कंज्यूमर्स है उनकी क्या हो रही है, फ्लिसिंग हो रही है। समझ में आ रही चीज़। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पे जो एडिटोरियल में बिल्कुल सही यूज़ हुआ है। एडिटोरियल में देखें फ्लिसिंग फ्यूल यूजर्स, ये आपकी टाइटल ही है आपका एडिटोरियल का, फ्लिसिंग फ्यूल यूजर्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। पिक्चर की बात करें तो पिक्चर यहाँ पे आती है आपकी, पिक्चर में आपका एक क्योट आता है, तो अपने देख लेते हैं क्योट क्या है। रिच पीपल विदाउट विजडम, अमीर लोग विदाउट विजडम, बिना विजडम, चतुराई के, दिमाग के, ठीक है, नॉलेज के, एंड लर्निंग, लर्निंग का मतलब नॉलेज वगैरह जो आपका हो गया, मतलब चीज़ें सीखी हुई आनी होनी चाहिए उनको चीज़ें। आर वो क्या है, बट सिप, लेकिन भेड़ हैं, विद गोल्डन फ्लीसेज, एक बार बट को हटा दो तो वो क्या है, रिच पीपल विदाउट विजडम, बिना विजडम के और लर्निंग के, आर सिप वो भेड़े हैं, विद गोल्डन फ्लीसेज, फ्लीसेज का मतलब ऊन, मतलब सुनहरी सोने की ऊन के साथ वो क्या है, क्या है, भेड़े हैं। तो बट यहाँ पे क्या हुआ है, कॉन्ट्रेरी की फॉर्म में यूज हुआ है कि वो अमीर लोग हैं लेकिन भेड़े, मतलब लेकिन भेड़े हैं। गोल्डन फ्लीसेस के साथ साथ तो हैं, ऊन तो है उनके, लेकिन सोने की ऊन है, लेकिन है क्या, वो भेड़ है। समझ में आ रही थी। इस तरीके से इसने यहाँ पे यूज किया, सिप है वो, ठीक है। तो आर ये बट आपका कॉन्ट्रडिक्शन को बता रहा है ओनली, ठीक है, इसलिए बट यहाँ पे एम्फेसाइज के लिए यूज हुआ है। बोला किसने, ये सोलोन ने बोला है। सोलोन कौन थे, सोलोन आपके एथेंस के स्टेट्समैन थे, राजनेता थे, ठीक है। और उन्होंने क्या साथ में क्या थे, लॉ मेकर भी थे और पोइट भी थे, कवि भी थे। सोलोन क्या थे, कवि भी थे, ठीक है। उनको क्यों जाना जाता है हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि उन्होंने एथेंस में डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया था, डेमोक्रेसी वही लेकर आए थे। तो उन्होंने क्या बोला कि अमीर लोग जो होते हैं ना, जो अमीर लोग कौन से, जो इनके पास क्या है, नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है उनको, माइंड नहीं है जिनके पास, वो क्या होते हैं, सुनहरे बालों के साथ, सुनहरी ऊन के साथ भेड़े होती है। बिल्कुल सही बात है, मतलब क्या होते हैं, वो गोन होते हैं। समझ में आई चीज़। अपनी बात करें अपनी लैंग्वेज में तो क्या होते हैं, गोन होते हैं। बोलते हैं ना कि तू बिल्कुल ही गोन है, तो रियल में गोन कौन होता है, रियल में गोन वो होता है कि जिसके पास चीज़ें वो दे दी जाए उसको, और उसको उस चीज़ का यूज़ करना ही नहीं आता, नॉलेज उसको बिल्कुल ना हो, तो वो गोन होता है। रियल में वो क्या होता है, भेड़ होता है। तो अमीर आदमी जिनके पास नॉलेज नहीं है, पैसा है, ना ही उनको कुछ आता है, ना बोलने का सेंस है, अमीर लोग जिनको बोलने का बिल्कुल सेंस नहीं है, जिनके पास पैसा ऑलरेडी कहाँ से, अपने पैटर्नल फॉर्म में बोल सकते हैं कि दादा परदादा पापा की जो प्रॉपर्टी है उनके पास आगे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी आगे, खुद की कुछ कमाई नहीं है, ठीक है। जिसने खुद, बंदे ने खुद से कमाई की है, तो वो तो क्या होता है, स्ट्रगल करके आता है, तो उसको तो सब पता है, नॉलेज होता है। तो जिस पर्सन को नॉलेज नहीं और अमीर है, तो वो क्या होता है, एक टाइप की घोन होता है, भेड़ होता है। किसके साथ है, सुनहरे बालों के साथ, मतलब सोने के बालों के साथ एक भेड़ होता है। ये बात इसने बोली है, बिल्कुल सही बात बोली है। अब यहाँ पे फ्लिस का यूज़ करना तो यूज़ कर लेना। जैसे आप सब्जी मंडी में गए,
तो वहाँ पे आपने क्या बोला, जाकर बोल देना कि ये प्राइस भाई साहब, ये बिल्कुल प्राइसेस जो आप लगा रहे हो वो बिल्कुल सही लगा रहे हो या फ्लिसिंग कर रहे हो, लॉकडाउन के चक्कर में कहीं फ्लिसिंग तो नहीं कर रहे ना। तो आप उनसे डायरेक्ट बोल देना कि कहीं प्राइसेस में फ्लिसिंग मत करना, सही सही रेट लगा देना, फ्लिसिंग तो नहीं कर रहे ना मेरे साथ। तो इस तरीके से करोगे तो आपके भी याद हो जाएगा और सब्जी वाले के भी याद हो जाएगा, समझ में। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। तो नेक्स्ट वोकेब आपकी आती है फ्रेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेट? जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेट। चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो स्टार्ट करें। फ्रेट का मतलब मालगाड़ी, जो गाड़ी वगैरह यूज़ होती है क्या करने के लिए, कोई भी व्हीकल जो यूज़ होता है गुड्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। माल का भाड़ा, जो माल का किराया होता है उसको भी फ्रेट बोलते हैं, अपने किराए को भी फ्रेट बोलते हैं, मतलब गुड्स चीज़ें वगैरह लेकर जाते हैं तो उसके लिए जो किराया लगता है। मीनिंग यहाँ पे देखें, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स कमर्शियली, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना, यातायात की फॉर्म में, परिवहन की फॉर्म में इधर उधर भेजना, कमर्शियल फॉर्म में, बिजनेस की फॉर्म में। सिनोनिम्स देखें, ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल सही है, इसका सिनोनिम है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना कोई चीज़ को, डिलीवरी पहुंचाना बिल्कुल सही है। लोड, लोड भी आपका बिल्कुल सही है, कोई गाड़ी वगैरह को लोड करके भेजना, वो भी क्या है आपका सिनोनिम है। एंटोनिम बेनिफिट हो जाएगा, एक तो आपसे किराया लिया जा रहा है उस चीज़ का, मतलब कोई भी चीज़ का किराया लिया जाएगा आपसे तो वो आपकी स्पेंडिंग हो जाएगी, और बेनिफिट आपका सेविंग हो जाता है, तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम बन जाएगा उसका। यूजेस देखें, फ्रांस डिराइव्स 16% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम एयर फ्रेट। फ्रांस जो क्या करता है, प्राप्त करता है 16% ऑफ रेवेन्यू, जो उसका राजकोष है उसका 16% एयर फ्रेट से प्राप्त करता है, मतलब प्लेन, एरोप्लेन के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है गुड्स का, उससे वो 16% रेवेन्यू प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है। एडिटोरियल में बात करें, पेट्रोल्स फ्रेट इंक्लूसिव बेस प्राइस। पेट्रोल का जो फ्रेट इंक्लूसिव मतलब जो किराया है गुड्स वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन का जो किराया है उसके साथ मिलकर जो बेस प्राइस है वो उन्होंने कुछ 22 के अराउंड बताया था एडिटोरियल के अंदर। पहले क्या था, 18 पॉइंट समथिंग था, 18.28 था आई थिंक, ठीक है। तो वो जो बताया था वो आपको अगर कंप्लीट सेंटेंस देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडिटोरियल में जाना पड़ेगा। चलते हैं इसकी पिक्चर पे। तो पिक्चर क्या आती है यहाँ पे, बिल्कुल मस्त सी इजी सी पिक्चर है। यहाँ पे एक शिप दिखाया गया, पानी वाला जहाज, यहाँ पे चीज़ें गुड्स दिखाई गई है, यहाँ पे ट्रक दिखाया गया है, यहाँ पे आपका बात करें तो एरोप्लेन दिखाया गया है, ये अर्थ दिखाई गया, मतलब अर्थ पे ये फ्रेट है ट्रांसपोर्टेशन के। जैसे मान लीजिए शिप वगैरह हो गया, ट्रक वगैरह मतलब प्लेन वगैरह, कौन सा जो गुड्स वगैरह को लेकर जाता है, जैसे ट्रेन वगैरह होगी, मालगाड़ी वगैरह जिनको बोलते हैं, तो ये आपके क्या होते हैं, फ्रेट होते हैं। अब आपको कहीं पे भी ये दिखे, मान लीजिए जैसे टीवी में भी दिखाई दे रहे हैं तो घर वालों को बोलो जैसे पानी का जहाज दिखाई दिया कि ये फ्रेट होता है, जो कैरियर वगैरह लेकर जाता है, जो एरोप्लेन होता है जो गुड्स वगैरह लेकर जाता है, तो ये भी क्या है आपका फ्रेट होता है। जैसे मान लीजिए स्टेशन पे हो आप, या फिर मान लीजिए टीवी वगैरह के अंदर आपने देख लिया तो बोलो जैसे नॉर्मल वाली ट्रेन ये पैसेंजर ट्रेन होती है, ये फ्रेट नहीं होती। फ्रेट वो ट्रेन है, जैसे मान लीजिए मालगाड़ी आ गई तो ये क्या है, फ्रेट होती है। इस तरीके से आप इसका यूज़ करके याद हो जाएगा। नेक्स्ट वोकेब में चलें तो नेक्स्ट वोकेब आपकी आती है एम्बार्क। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्बार्क? आंसर फास्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बार्क? जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बार्क। चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो स्टार्ट करें इसका एनालिसिस। चढ़ना, किस पे चढ़ना, ज़्यादातर बोलते हैं जहाज पर चढ़ने को बोलते हैं। प्रारंभ करना मतलब स्टार्ट करना, ठीक है, बिल्कुल सही। एम्बार्क का मतलब पोतारोहण करना। पोतारोहण, पोतारोहण का मतलब पोता रो रहा है। पोतारोहण का मीनिंग क्या होता है ये बता दो। पोतारोहण का मतलब ये थोड़ी है कि किसी का पोता रो रहा है। पोतारोहण का मतलब पोत प्लस आरोहण, संधि विच्छेद करके देखो आप यहाँ पे हिंदी में संधि विच्छेद करके देखो, पोत प्लस आरोहण, पोतारोहण। पोत का मतलब जहाज, नाव को बोलते हैं पोत, जहाज या नाव को बोलते हैं पोत। आरोहण का मतलब होता है चढ़ाई करना, तो जहाज पर चढ़ाई करना पोतारोहण करना। पोता रो नहीं रहा, किसी को पिक्चर बन रही हो माइंड में, पोता रोता हुआ दिखाई दे रहा हो, समझ रहे हैं चीज़, अपने तो पोते भी नहीं है, तो पोता किसी को रोता हुआ दिखाई दे रहा है तो ऐसा नहीं होगा। पोता आरोहण का मतलब क्या होता है, जहाज पर चढ़ाई करने को बोलते हैं। मीनिंग देखें, सेट आउट ऑन। सेट आउट ऑन का मतलब स्टार्ट करना किसी चीज़ को, सेट आउट करते हुए, ऑन करना मतलब स्टार्ट करना, बिल्कुल सही है। सिनोनिम एंटर, एंटर करना किसी चीज़ में, एम्बार्क स्टार्ट करना, एंटर करना, बिल्कुल सही है। लॉन्च करना, स्टार्ट करना किसी चीज़ को, लॉन्च करना, प्रेक्षित करना, लॉन्च करना, बिल्कुल सही है। बोट शिप, शिप जहाज पर चढ़ना, बिल्कुल सही है ही इसका मीनिंग। एंटोनिम स्टॉप, एक तो स्टार्ट कर रहे हो, एक आप स्टॉप रोक रहे हो। एंड करना, खत्म करना, एक तो स्टार्ट कर रहे हो, एक एंड कर रहे हो, बिल्कुल सही है एंटोनिम इसका। उसके बाद अपने बात करें यूजेज। ही इज़ एम्बार्किंग ऑन ए न्यू करियर एज ए टीचर। वो एक टीचर की फॉर्म में एक नया करियर क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। कोई पर्सन है वो क्या कर रहा है, एक नया करियर स्टार्ट कर रहा है, किसकी फॉर्म में, एक टीचर की फॉर्म में, क्योंकि उसका टीचिंग स्टाइल अच्छा होगा इसलिए वो क्या कर रहा है, यूनिक स्टाइल होगा आई थिंक, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, टीचिंग को स्टार्ट कर रहा है अपने करियर की फॉर्म में। ये चीज़ इसने बोली। एडिटोरियल में देखें, बिफोर द रिफाइनर्स एम्बार्क्ड ऑन
बिफोर द रिफाइनर्स एम्बार्क्ड ऑन देयर लेटेस्ट राउंड को उन्होंने एम्बार्क स्टार्ट किया, उससे पहले की बात है। तो कंप्लीट बात जो आपको मिलेगी वो कहाँ पे, एडिटोरियल में। कंप्लीट बात के लिए एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको हाईलाइटेड फॉर्म में मिल जाएगा एडिटोरियल में, वहाँ पे आप चेक कर लेना, वीडियो के अंदर चले जाना। एडिटोरियल न्यूज़पेपर एडिटोरियल रीडिंग नेम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे ये मिल जाएगा, जिसका हेडिंग जो क्या होगा, टाइटल क्या है, फ्लिसिंग फ्यूल यूजर्स वाला, आपका समझ में आया, फ्लिसिंग फ्यूल यूजर्स वाला ये आपका टाइटल मिल जाएगा। चलते हैं इसकी पिक्चर पे। पिक्चर क्या आती है यहाँ पे, पिक्चर यहाँ पे फिर से एक क्योट आता है, तो क्योट को देखे, एम्बार्क ऑन द जर्नी ऑफ लव, लव की जर्नी पे स्टार्ट करो, ठीक है। इट टैक्स यू, ये आपको लेकर जाता है, फ्रॉम योर सेल्फ टू योर सेल्फ, ये आपको आपसे आपकी तरफ ही लेकर जाता है। एम्बार्क ऑन द जर्नी ऑफ लव, लव अगर लव की अपने बात करें, लव की जर्नी पे अपने स्टार्ट करें, तो ये क्या करता है, खुद को खुद की तरफ ही लेकर जाएगा। तो मीनिंग क्या बना इस बात का, इसका मतलब क्या है, खुद से लव करो, समझ में आई चीज़। अगर आप रियल लव करोगे तो आपका जो रियल लव होता है वो क्या करता है, स्टार्ट आपसे होता है और एंड भी आप पे ही होता है। तो मतलब क्या निकला, आपका सबसे बड़ा साथी इस दुनिया में कौन है, वो आप खुद हो, समझ में आई चीज़। आप ही सबसे ज़्यादा खुद को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा आपको, वो कौन करेगा, आप करोगे। और जिस दिन आपने खुद का सपोर्ट छोड़ दिया उस दिन आप ख़त्म हो जाओगे, समझ में आई चीज़, उस दिन आप ख़त्म हो जाओगे। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन भी कौन देता है, आप खुद। सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, और सबसे बड़ा सपोर्ट भी किसका होता है, सबसे बड़ा सपोर्ट भी खुद का ही होता है, किसी और का सपोर्ट नहीं होता। हाँ, हो सकता है कि कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा सपोर्ट करता हो, लेकिन वो भी हर टाइम पे आपके साथ नहीं रह सकता, ये आपको भी पता है। हर टाइम जो आपके साथ रहेगा वो कौन रहेगा, वो आप खुद रहोगे। तो सबसे ज़्यादा जो प्यार करना है वो किससे करना है, आपको खुद से करना है। और जिस दिन खुद से प्यार खत्म हो गया उस दिन आप खुद भी खत्म हो जाओगे, समझ में आ रही चीज़। इस तरीके से इसने बात बोली है। और जो कॉन्फिडेंस रखना है सबसे ज़्यादा, यहाँ पे अगर एग्जाम की फॉर्म में बात करें तो खुद सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस खुद पे रखना है, क्योंकि यही बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं एग्जाम में, जैसे मान लीजिए जीके की बात करें अपने, और तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम नहीं मिलता, तो उसमें क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को नहीं आता तो उनको लगता है, कन्फ्यूजन होता है ना हल्का सा, तो वो क्या करता है, स्टूडेंट जो उसके पास में बैठा होता है तो उसकी स्क्रीन पे देखने की कोशिश करता है। स्टूडेंट क्या करता है, पास वाले का आंसर देखने की कोशिश करता है। तो ऐसा कभी मत करना, क्योंकि जब आपको खुद पे विश्वास नहीं है तो आप उस पर विश्वास कैसे कर सकते हो, सोचने वाली बात है ना। जब खुद पे विश्वास नहीं है तो उस पर विश्वास कैसे कर रहे हो, जब क्या पता उसको नहीं आता। आपने अब सोचने वाली बात है, इसलिए आप सक्सेस नहीं होते। क्या होते हैं, आप दूसरों पे विश्वास कर लेते हो खुद से ज़्यादा, समझ में आ रही चीज़, कि आप खुद को गलत मान लेते हो दूसरे के सामने, कि ये सही हो सकता है, मैं गलत हूँ। एग्जाम ओरिएंटेड बात करें तो इसलिए अपने सक्सेस नहीं होते। तो सबसे इंपॉर्टेंट है खुद पे कॉन्फिडेंस लाना, सबसे इंपॉर्टेंट है खुद पे विश्वास करना, कि दूसरे पे विश्वास है वो बाई चांस टूट भी सकता है, जरूरी नहीं है वैसे टूटे, सर्कमस्टेंसेस कई बार ऐसी सिचुएशन ऐसी बन जाती है, लेकिन खुद का विश्वास खुद का होता है। जिस दिन खुद से विश्वास उठ गया उस दिन कुछ नहीं बचेगा, समझ में आ रही है चीज़। तो इस तरीके से इसने बोला है, क्यों, क्योंकि अगर जो आपको बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, खुद से भी ज़्यादा चाहता हो, वो भी पर्सन हमेशा ज़रूरी नहीं है आपके साथ रहे, आपकी लाइफ टाइम में साथ रहे। हो सकता है वो पर्सन आपसे पहले चला जाए, हो सकता है वो पर्सन आपसे कहीं दूर हो, मान लीजिए कोई जॉब वगैरह कर रहा हो, या फिर किसी भी वे में 24 आवर वो पर्सन आपके साथ में नहीं रह सकता। 24 आवर आपके साथ कौन रहेगा, आप खुद रहोगे। तो उस तरीके से उसने बोला कि लव की जर्नी पे स्टार्ट करो। तो ये लव की जो जर्नी जब अपने स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, अपने खुद से जो स्टार्ट करते हैं लव को ढूंढना, और लास्ट में जाकर मिलता है किस में है, खुद में मिलता है। किस तरीके से समझ में आ गया ना, उस तरीके से मैं बातें कर रहा हूँ। तो एम्बार्क को यूज़ कर लेना। जैसे मान लीजिए आज से मैं एम्बार्क करूँगा, क्या, बहुत तगड़े वाली प्रिपरेशन को क्या करूँगा, एम्बार्क करूँगा। मैंने तगड़े वाली प्रिपरेशन एम्बार्क कर रखी है और इसको अब मुझे कंटिन्यू रखना है, समझ में आई चीज़। कोई नई चीज़ को एम्बार्क करेंगे, कुछ भी करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए एम्बार्क यूज़ करोगे तो याद हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। तो नेक्स्ट वोकेब आपकी यहाँ पे आती है डिसकंसर्ट। जल्दी से मुझे इसका मीनिंग बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसकंसर्ट, आंसर क्विकली। नाउ कम टू द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस वोकेब। स्टार्ट करें। डिसकंसर्ट का मीनिंग क्या होता है, हिंदी में देखें तो क्षुब्ध कर देना। क्षुब्ध का मतलब क्या होता है, परेशान, दुखी, दुखी कर देना। घबराना, बिल्कुल सही है। व्याकुल, व्याकुल का मतलब भी घबराना ही होता है, चिंतित, चिंता टाइप का, मतलब बेचैनी टाइप का। उलट पलट कर देना, उलट पलट मतलब उल्टा पुल्टा कर देना, किसी चीज़ को उलट पलट कर देना, ठीक है। मीनिंग देखें, कोज टू फील एम्ब्रेसमेंट, कोज कारण है किसका, एम्ब्रेसमेंट, शर्मिंदगी महसूस करने का, परेशानी को महसूस करने का। सिनोनिम देखें, डिस्टर्ब करना, किसी को डिस्टर्ब कर देना, सिनोनिम बिल्कुल सही, परेशान करना। कंफ्यूज कर देना, किसी को कंफ्यूज कर दिया, ठीक है।
तो ये क्या है, असमंजस में डाल दिया, इसका मतलब ये भी आपका क्या है सिनोनिम है। अपसेट, परेशान कर देना, बिल्कुल सही सिनोनिम है। एंटोनिम्स में देखें, कंफर्ट, किसी को राहत देना, एक तो आप उसको परेशान कर रहे हो और एक राहत दे रहे हो, तो अपोजिट। एनकरेज, किसी को प्रोत्साहन देना, मोटिवेट करना, बिल्कुल सही है। दिलासा दिलाना, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है इसका एंटोनिम। यूजेस देखें, इफ समथिंग डिस्कंसर्ट्स यू, अगर कोई चीज़ आपको डिस्कंसर्ट करती है, इफ समथिंग डिस्कंसर्ट्स यू, अगर कोई चीज़ आपको डिस्कंसर्ट करती है, इट मैक्स यू फील एंक्सस, ये आपको क्या करती है, फील करवाती है। एंक्सस का मतलब बेचैनी, कन्फ्यूज्ड फील करवाती है, मतलब आप कन्फ्यूज्ड फॉर्म में होते हो। एंड एम्ब्रेस्ड, शर्मिंदगी या परेशानी महसूस करवाती है। अगर डिस्कंसर्ट करती है आपको कोई चीज़, इसका मतलब आपको बेचैनी होती है, घबराहट होती है, ठीक है, और क्या होती है, दम सा घुटता है और एम्ब्रेस्ड फील होता है। इन एडिटोरियल में चलें, एडिटोरियल में क्या था आपका, इट इज़ डिस्कंसिटिंग दैट बिटवीन आपका यूज़ हुआ था, ओएमसी वगैरह गवर्नमेंट वगैरह के बीच में बात हुई थी। तो आपको ये क्या करना है, कंप्लीट देखने के लिए सेंटेंस आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। मैंने यहाँ सिर्फ ये पार्ट देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि एडिटोरियल में कहाँ पे यूज़ हुआ था और कैसे यूज़ हुआ था, इसके लिए आपको एडिटोरियल में जाना, गो थ्रू करना पड़ेगा। बात करते हैं पिक्चर की, तो पिक्चर यहाँ पे आती है, फिर से एक क्योट आता है, द डेथ ऑफ एन इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब भ्रम की जो डेथ है, टेंड्स टू डिस्कंसर्ट, वो किसकी तरफ टेंड करती है, डिस्कंसर्ट का मतलब जो घबराने की तरफ। मतलब इल्यूजन, अगर आपको कोई बात का भ्रम हो, मतलब सपनों की दुनिया, ख्याली दुनिया की बात कर रहा है, अपने जब सपनों की दुनिया में हो, रियलिटी से परे हो, सच्चाई से परे हो, वास्तविकता प्रैक्टिकल चीज़ों से परे हो, उसके लिए यूज हुआ है इल्यूजन। डेथ हो जाती है, मतलब जब इल्यूजन खत्म हो जाता है, अपना भ्रम खत्म हो जाता है। पहले अपने सोचें, जैसे मान लीजिए कॉलेज के अंदर अपने थे, उस टाइम पे अपने सोचें कि जैसे ही कॉलेज में निकले, जैसे मान लीजिए बीटेक वालों की अगर अपनी बात करें, तो क्या करें कि जैसे ही कॉलेज से निकलेंगे तो तगड़े वाला प्लेसमेंट लेकर निकलेंगे, कम से कम 2-3 लाख पर मंथ तो सैलरी होगी, ऐसा प्लेसमेंट लेकर निकलेंगे। लेकिन होता क्या है रियल में, प्रैक्टिकल, क्योंकि इंडिया है ये, यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे जो जिसका जो फील्ड है वो उस फील्ड में कभी जा ही नहीं सकता, उसे दूसरे फील्ड में ही जाना पड़ता है बेरोजगारी के कारण। इंडिया यही चीज़ है, जिसका जो फील्ड है वो कभी उस फील्ड में नहीं जा पाता, बहुत रेयर चांसेस होते हैं वो अलग फील्ड में। बीटेक वाले का काम क्या है, इंजीनियरिंग, ठीक है, तो इंजीनियर का काम है तो उसे इंजीनियरिंग टाइप की चीज़ें करनी चाहिए, और कर क्या रहा है, बैंक में चला गया। समझ में आई चीज़। आर्ट्स वाला क्या कर रहा है, आर्ट्स वाला पर्सन है, उसका काम है जैसे मान लीजिए आर्ट्स के फील्ड में लिटरेचर में जाना, वहाँ पे ग्रोथ करना, समझ में आई चीज़, और वो क्या कर रहा है, बैंक में चला गया, इनकम टैक्स में चला गया। समझ में आई चीज़। आर्ट्स वाले का काम क्या है, आईएएस वगैरह बनना, वो आर्ट्स का बोलते हैं अपने, ज़्यादातर आर्ट्स का ही होता है मैक्सिमम उस पर, ठीक है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, चला गया बैंक में। कॉमर्स वाले का काम है बैंक वगैरह में जाना, अकाउंट से रिलेटेड उसका काम है, वो कहीं और चला गया, वो बना हुआ है क्या, थानेदार बना हुआ है, या फिर मान लीजिए हवलदार, जिस तरीके से अपने बात करें कांस्टेबल वगैरह बन गया, या फिर हो सकता है बैंक में भी जाते हैं कॉमर्स वाले, ये जरूरी नहीं है। मतलब बात अगर करें तो इंडिया में रियल में जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको यूज़ करने का पॉलिसी नहीं है इंडिया के पास, मतलब गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है, वो सोचना भी नहीं चाहते, ओनली पॉलिटिक्स है इंडिया में, तो सही से यूज़ नहीं हो रहा। जो बंदा जिस फील्ड गया है उस बंदे का सही तरीके से, अब मान लीजिए कोई बंदा किसी फील्ड गया है तो वो अपने फील्ड में जितना शानदार करेगा वो किसी अदर फील्ड में नहीं कर सकता, और वो दूसरे फील्ड में सिर्फ क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, उसे क्या है बस कि हाँ मेरा काम चल रहा है, सर्वाइवल चल रहा है, वहाँ पे उस फील्ड में उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो वो वहाँ पे अपना 100% तो कभी नहीं दे पाएगा। तो इसका मतलब उस बंदे का सही से यूज़ हुआ नहीं। अगर उसको उसका फील्ड दिया गया होता तो उसमें जिसमें इंटरेस्ट आता है तो वो बंदा कितना शानदार करता, अगर सही से फील्ड मिल जाए तो अपना देश पता नहीं कितने 100 गुना ज़्यादा तरक्की करे और सबसे टॉप पे जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है इंडिया के अंदर, बहुत ज़्यादा टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है इंडिया के अंदर, वो वाली बात है। और जब आपका इल्यूजन, अब यहाँ पे देखें तो इल्यूजन जो भ्रम होता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे, और जब वो भ्रम टूट जाता है, जब रियलिटी आती है सामने, जब अपने मार्केट में सामने आते हैं, जब अपने को पता चलता है कि रियल में बेरोजगारी क्या है, कितना टफ है जो जॉब वगैरह लेना, तब अपने सारे के सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं, भ्रम टूट जाते हैं। तो वो किसकी तरफ लेकर जाता है, जब इल्यूजन टूटता है किसी का तो वो सिर्फ और सिर्फ उसको किसकी परेशानी की तरफ ही लेकर जाता है, वो बंदा क्या होता है, परेशान, डिप्रेशन में चला जाता है। समझ में आए चीज़। लेकिन ऐसा काम नहीं करना, इल्यूजन रखना ही नहीं है पहली बात, और अगर टूट जाए तो रियलिटी को फेस करके रियलिटी का सामना करना है। डिस्कंसर्ट यूज़ कर देना, यूज़ हो ही जाएगा। आज मुझे डिस्कंसर्टिंग मैं फील कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए घबराहट वगैरह कभी फील होती है, कि किसी को मोटिवेट करो कि डिस्कंसर्टिंग फील नहीं करनी है, डिस्कंसर्ट नहीं होना। घर वालों को बोलो कि अभी ये सिचुएशन चल रही है, इसमें डिस्कंसर्ट नहीं होना, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही कर लेंगे। डिस्कंसर्ट कर होने से हो क्या जाए, कर क्या लोगे, देखो परेशान होने से कर क्या लोगे आप लोग,
कर तो वैसे भी कुछ नहीं, इसलिए रिलैक्स रहो ना, मस्त रहो। परेशान हो गए तो दिमाग और नहीं चलेगा, फिर कुछ कर भी नहीं हुए। कुछ करने वाले होते, हल्का सा भी कुछ करते, सर्वाइवल भी करते, वो सर्वाइवल भी नहीं हो पाएगा। तो ये तो नेगेटिव है, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, बिल्कुल अपोजिट चीज़ ये, तो इसको तो छोड़ो। तो डिस्कंसर्ट ऐसे यूज़ कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। नेक्स्ट वोकेब बात आपकी आती है लेवी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेवी? जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बताओ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेवी। तो स्टार्ट करते हैं इसका कंप्लीट एनालिसिस। हिंदी में देखें उगाही, उगाही करना। उगाही का मतलब क्या है? उगाना नहीं, उगाही का मतलब वसूली करना, ठीक है। हिंदी में उगाही बोलते हैं, वसूली भी बोलते हैं। करारोपण, कर प्लस रोपण, कर का रोप कर, कर प्लस आरोपण, आरोप लगाना। आरोप का मतलब किसी पे लगाना, इम्पोज करना। कर का मतलब टैक्स लगाना, टैक्स लगाने को बोलते हैं कर लगाना, वसूल करना, ये आपका मीनिंग है। ठीक है, संधि विच्छेद कर लिया करो हिंदी के अंदर, ठीक है, और वैसे तोड़ दिया करो इंग्लिश के अंदर। मीनिंग की बात करें, ए चार्ज इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड। एक चार्ज क्या किया गया? इम्पोज और कलेक्ट किया गया। इम्पोज किया गया और कलेक्ट किया गया, लगाया गया या लिया गया टैक्स वगैरह की फॉर्म में। इम्पोज लागू करना, टैक्स होता ही है, चार्ज होता ही है आपका सिनोनिम। एंटोनिम की बात में गिव देना, बिल्कुल अपोजिट। एक तो आप टैक्स ले रहे हो किसी से कोई चीज़, और एक किसी को दे रहे हो, तो अपोजिट हो जाएगा एंटोनिम। यूजेस यहाँ पे देख, लेवी इज ए सम ऑफ मनी, एक मनी का सम होता है, मतलब मनी को मिलाकर पूरा पैसा होता है। लेवी मतलब जो उगाही टैक्स है, दैट यू हैव टू पे, जिसको आपको क्या करना होता है? पे करना होता है। जैसे टैक्स वगैरह की बात कर रहे हैं, उगाही जो वसूली है, करारोपण है, वो क्या होता है? एक सम ऑफ मनी होता है, जिसको आपको क्या करना होता है? क्या करना होता है? पे करना होता है। एडिटोरियल में देखें, दैट एक्साइज ड्यूटी, वो एक्साइज ड्यूटी या फिर की एक्साइज ड्यूटी जो भी था, लेविड बाय द सेंटर, जो सेंटर के द्वारा क्या की जाए? आरोपित की जाती है, लगाई जाती है, इम्पोज की जाती है। तो कंप्लीट सेंटेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट सेंटेंस के लिए आपको इस एडिटोरियल में जाना पड़ेगा। चलते हैं यहाँ पे पिक्चर देखते हैं क्या आती है। पिक्चर यहाँ पे आई है आपकी, क्या बता रहा है ये? यहाँ पे देखो रोटेशन हो रहा है ना, तो मतलब क्या है? एक पर्सन पैसा ले रहा है, दूसरा पर्सन उसको पैसा दे रहा है, तो उगाही हो रही है, वसूली की जा रही है उससे, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? तो ये अपने लेवी ऐसे यूज़ करेंगे। तो लेवी आप यूज़ कर सकते हो, गवर्नमेंट की फॉर्म में ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे गवर्नमेंट वगैरह लेवी करती है, उसको बोलते हैं। वैसे भी आप किसी से पैसे लेने हो आपके फ्रेंड वगैरह से, तो क्या बोलो आप उसको कि मेरी लेवी कब देगा? समझ में आया चीज़? लेवी करना है, मुझे लेवी करने जाना है उससे, ठीक है। घर वालों से पैसे मांगते हो, थोड़ा लेवी कर दो, तो वहाँ पे तो क्या होता है? एक टाइप से वो लेवी आपका नहीं होता, वो आपकी तरफ से लेवी हो जाता है। घर वालों से आप उधार ले रहे हो, तो वो आपकी तरफ। और वैसे भी आप वैसे टैक्स लगाते हैं अपने, जैसे मान लीजिए भाई बहन वगैरह पे ऐसे कोई बात उनकी होती है, तो कि बताऊंगा नहीं, मुझे है ना टैक्स चाहिए, तो बोलना मुझे लेवी चाहिए, ऐसे बोलना मुझे लेवी चाहिए, तब मैं ये बात को सीक्रेट रखूंगा। समझ में आ रही चीज़? तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं? लेवी का यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। नेक्स्ट की आती है कन्फॉर्मिटी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कन्फॉर्मिटी? जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर दो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कन्फॉर्मिटी। चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो कन्फॉर्मिटी को ध्यान रखना, कन्फॉर्मिटी या कन्फॉर्मिटी नहीं है, एफ ओ है, एफ आई नहीं है। एफ आई होता तो आपका कन्फर्म होना, मतलब किसी चीज़ से सेटिस्फाई होना, कन्फर्म करना, पुष्टि करना होता है। और कन्फॉर्मिटी का मतलब होता है अनुरूपता, किसी के अनुकूल होना, किसी के जैसा होना, अनुकूल होना। अनुसारिता मतलब किसी का फॉलो करना। सहमति होना, अनुपालन करना, किसी की बात को मानना। अनुपालन मतलब उसको फॉलो करना। सहमति एग्रीमेंट को क्या करता है? बताता है आपका कन्फर्मिटी। और कन्फर्मिटी अलग होता है। कन्फर्मिटी का मतलब पुष्टि करना, उस चीज़ की कन्फर्मिटी है, श्योर है ये चीज़, निश्चित होना उस चीज़ के लिए, वो कन्फर्मिटी होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे वोकेब में स्पेलिंग में डिफरेंस है। एफ ओ की जगह एफ आई होते ही आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा। मीनिंग देखिए, एक्टिंग अकॉर्डिंग टू, किसी के अकॉर्डिंग, किसी के अनुसार एक्टिंग करना, बिल्कुल सही है। सिनोनिम देखें, एग्रीमेंट होना, हारमोनी, एग्रीमेंट को बताता है, हारमोनी सामंजस्य को बताता है, बिल्कुल सही है। एंटोनिम्स में देखें तो डिसएग्रीमेंट आपका एंटोनिम हो जाएगा, एग्रीमेंट अपोजिट डिसएग्रीमेंट। डिस्कॉर्ड का मतलब विवाद होना। एक तो आप किसी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हो, मतलब सहमति जता रहे हो वहाँ पे, और एक क्या कर रहे हो आप? विवाद कर रहे हो, अपोजिशन कर रहे हो, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। यूजेज यहाँ पे देखें, यू शुड कन्फर्म टू द रूल्स, आपको कन्फर्म करना चाहिए, रूल्स की तरफ सहमति जाहिर करनी चाहिए, मतलब जो रूल्स हैं उनको कन्फर्म, उनका पालना करनी चाहिए, उनको उनकी पालना करनी चाहिए, उन्हें मानना चाहिए। एडिटोरियल में देखिए, इन ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब फैले हुए फॉर्म में, कन्फर्मिटी विद द प्राइसिंग डीरेगुलेशन, प्राइसिंग जो डीरेगुलेशन के साथ जो कन्फर्मिटी, ब्रॉड कन्फर्मिटी थी, उस कन्फर्मिटी में कुछ हुआ होगा, वो कुछ हुआ है वो देखना है, तो आप एडिटोरियल में चले जाना, वहाँ पे आपको कन्फर्मिटी ये आपको हाईलाइटेड फॉर्म में मिल जाएगा। चलते हैं इसके पिक्चर एनालिसिस पे। तो देखते हैं यहाँ पे पिक्चर क्या आती है। तो पिक्चर यहाँ पे देखो क्या आई है, कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे आपको, ऑडियंस, एक टाइप की ऑडियंस है, और क्या करें? गर्दन हिला रहे हैं। किसी ने बोला हाँ भाई सही है या नहीं है, तो उन्होंने बोला हाँ सही है, सही बात, बिल्कुल सही बात। सारे के सारे देखो कैसे मुंडी हिला रहे हैं, दिख रहे हैं आपको? और मुंडी देखो
ये कुछ नए टाइप के ही लोग हैं समझ में, पता नहीं कौन सी कंट्री के, अभी तक मिले ही नहीं है, एलियन टाइप के लग रहे हैं। समझ में आ रही है लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे सहमति में, जैसे अपने बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बोला समझ में आ रहा है क्या, तो आपने मुंडी हिलाई, हाँ सर समझ में आ रहा है, तो क्या है आपकी सहमति है यहाँ पे। समझ में आया चीज़, जैसे क्लास में पूछें आपसे कि ये चीज़ क्लियर हुई आपके, तो आपने बोला यस सर, तो वो क्या है सहमति, कन्फर्मिटी एक साथ। तो कन्फर्मिटी ऐसे ही यूज़ हो जाएगा। यूज़ तो आप कर ही लोगे कि कन्फर्मिटी, जैसे मान लीजिए कोई भी बात, घर पे कोई भी बात होती है तो वहाँ पे बोलें कि मेरी इसमें कन्फर्मिटी है और या मेरी इसमें कन्फर्मिटी नहीं है। ठीक है, दोनों तरीके से यूज़ करके कन्फर्मिटी याद हो जाए। कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ हो, जैसे मान लीजिए चलते रहते हैं आजकल तो टॉपिक बहुत आते हैं, पॉलिटिक्स में भी आ जाते हैं। अब तो आप क्या मैच्योर, अब तो आपको नॉलेज होने लग गया बहुत सारी चीज़ों का। जैसे आप कोई न्यूज़ देखते हो तो उसके ऊपर अपने ओपिनियन देते हैं, सारे देते हैं ओपिनियन। तो जब आप घर पे या फ्रेंड्स के अंदर ओपिनियन देते हो तो वहाँ पे आप क्या बोलो कि इसमें मैं कन्फर्मिटी नहीं देता, इसमें मेरी कन्फर्मिटी है। ठीक है, इस तरीके से आप, अगर कन्फर्मिटी है तो कन्फर्मिटी है, नहीं है तो नहीं है, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, याद हो जाएगा। समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। नेक्स्ट आपके आते हैं इंटरमिटेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरमिटेंट? जल्दी जल्दी इसका आंसर दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरमिटेंट। फिर चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। जल्दी से मुझे इसका आंसर आ जाना चाहिए यहाँ पे, बताओ जल्दी इसका आंसर। चलते हैं अब इसके कंप्लीट एनालिसिस पे, तो स्टार्ट करें। इंटरमिटेंट का मतलब अनिरंतर सविराम। अनिरंतर का मतलब जो निरंतर ना हो, रेगुलर ना हो, इंटरवेल की फॉर्म में हो, बीच बीच में हो। सविराम मतलब विराम के साथ रुकता हुआ, बीच बीच में रुकता हुआ जो हो, वो क्या है आपका होता है इंटरमिटेंट, बीच बीच में। मीनिंग देखें, स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग, स्टॉप और स्टार्ट, कभी स्टॉप कभी स्टार्ट, स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप, स्टॉप स्टार्ट, इस तरीके से चलता रहे, बीच बीच में चलता रहे, बीच में रुक जाए, बीच में चले, बीच में रुक जाए, तो उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट बोलते हैं। जैसे अभी अपना नेटवर्क इश्यू चल रहा है, समझिए चीज़, अभी जो अपना नेटवर्क है वो इंटरमिटेंटली तरीके से क्या हो रहा है, नेट चल रहा है। नेट, हाउ द नेट इज गोइंग, हाउ योर इंटरनेट इज गोइंग, तो क्या बोलोगे, माई इंटरनेट इज गोइंग इंटरमिटेंटली, मतलब मेरा इंटरनेट कैसे चल रहा है, इंटरमिटेंट फॉर्म में चल रहा है। तो अभी अपना जो नेटवर्क है वो क्या है, नेटवर्क इशू इंटरमिटेंट है। समझ में आई चीज़, तो ऐसे यूज़ कर लोगे आप। किसी से पूछ रहा हूँ कि तेरा जो नेटवर्क है इंटरमिटेंटली है क्या, मेरा तो इंटरमिटेंट हो रहा है, तेरा हो रहा है क्या इंटरमिटेंट, इस तरीके से अपने क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और खुद से ही बोल सकते हो, खुद से भी बोलो तो वो ज़्यादा वैसे भी याद हो जाए, कोई ना मिले तो आपको क्या, कि मेरा नेटवर्क आज तो बहुत ज़्यादा इंटरमिटेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरमिटेंट है। ठीक है, कोई भी बात आपने खुद से सुनी तो मेरी इसके साथ कन्फर्मिटी नहीं है, कोई बात आपको सही लगी, मेरे इसके साथ कन्फर्मिटी है, तो इससे याद हो जाएगा खुद से। सिनोनिम की बात करें, इरेगुलर मतलब अनिरंतर, जो रेगुलर फॉर्म में ना हो। ओकेजनल मतलब कभी कभी, अवसर की फॉर्म में कभी कभी होने वाली चीज़ें, तो ये भी आपका इंटरमिटेंट है, बीच बीच में। एंटोनिम की बात करें, कॉन्टिन्यूस लगातार, बिल्कुल सही है, बीच बीच में नहीं है, लगातार चल रहा है। फ्रिक्वेंट का मतलब भी बार बार होने वाला, बहुत ज़्यादा फॉर्म में हो, फ्रिक्वेंसी इसकी बहुत ज़्यादा होने वाला, मतलब बार बार होने वाली चीज़, तो बिल्कुल सही। वो बीच बीच में कभी कभी होती है, रुक रुक कर, और ये बार बार मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे। यूसेज यहाँ पे देखें तो समथिंग दैट इज इंटरमिटेंट, जो कोई चीज़ जो क्या इंटरमिटेंट है, हैपन्स होती है, समथिंग हैपन्स, डज हैपन का सब्जेक्ट है, समथिंग दैट इज इंटरमिटेंट, तो क्या है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसकी, समथिंग जो कि क्या इंटरमिटेंट है, अगर वो चीज़ होती है ओकेजनली, ओकेजन की फॉर्म में मतलब कभी कभी होती है, रेदर देन कॉन्टिन्यूसली, क्या होती है कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं होती, कॉन्टिन्यूस की बजाय ओकेजन की फॉर्म में, ओकेजनली होती है, मतलब कभी कभी, कभी कभार होती है, अवसर की फॉर्म में होती है। एडिटोरियल में देखें, दैट द सेंटर हैज़ इंटरमिटेंटली कमिटेड, बीच बीच में सेंटर कमिट हुआ है, दैट की सेंटर बीच बीच में कमिट हुआ है, तो कंप्लीट बात की किससे कमिट हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिटोरियल में जाना पड़ेगा। समझ में आई आपकी चीज़, तो इसमें आपको एडिटोरियल में जाना पड़ेगा। यहाँ दैट आपका आई थिंक की नहीं था, जो की तरह वर्क कर रहा था, जो वो मॉडल की फॉर्म में नहीं, जो आपका सेकंड सब्जेक्ट क्लोज वाला जो है उसकी तरह वर्क कर रहा था। चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा कहाँ पे, एडिटोरियल में, वहाँ पे हाईलाइटेड मिल जाएगा इंटरमिटेंटली। चलते हैं इसके पिक्चर एनालिसिस पे, देखते हैं पिक्चर क्या आती है। यहाँ पे पिक्चर, नॉर्मल पिक्चर आई है, क्या आई है, सिमिलर वर्ड्स बोर इंटरमिटेंट बताए हैं इसने। पीरियोडिक सिमिलर होता है, फिटफुल आपका सिमिलर होता है, इरेगुलर भी सेम ही बात करता है, अनिरंतर को भी बताता है, स्पोरेडिक भी अनिरंतर को बताता है बीच बीच में, स्पेसमोडिक भी इरेगुलर को बताता है, ओकेजनल इरेगुलर होता है, या रिकरेंट का मतलब भी इरेगुलर होता है, डिसकॉन्टिन्यूस मतलब लगातार ना होता, इरेगुलर, एराटिक इरेगुलर, ब्रोकन टूटा हुआ, बीच बीच में टूटा हुआ, मतलब इरेगुलर को बताता है। तो सारे के सारे क्या है, सिनोनिम है किसके, इंटरमिटेंट के, सिमिलर वर्ड्स हैं। समझ में आया। चलते हैं अब नेक्स्ट वोकेब पे, तो नेक्स्ट वोकेब आपकी आती है ग्रैपल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रैपल,
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रैपल? जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर दो, जल्दी जल्दी बताओ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रैपल। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो स्टार्ट करिए। ग्रैपल का मीनिंग होता है गुत्थम गुत्था। गुत्थम गुत्था जानते हो ना आप, गुत्थम गुत्था होगी, गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। बहुत सारे लोग लड़ते हैं तो भी गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। अपने क्या गुत्थम गुत्था होते हैं ना, भाई बहन क्या गुत्थम गुत्था होते नहीं है, गुत्थम गुत्था हो जाते हैं ना, तो ये होता है गुत्थम गुत्था। अब गुत्थम गुत्था मैं बता दूं आपको, गुत्थम गुत्था क्या है, हिंदी वर्ड है, चाहे आप चेक कर लेना, चाहे गूगल कर लेना, ये आपको मीनिंग मिलेगा। गुत्थम गुत्था क्या है, हिंदी वर्ड है, समझ में आ रहा है? ये मैं सोचना अपनी लैंग्वेज का वर्ड है, गुत्थम गुत्था हिंदी वर्ड है। कुश्ती लड़ना बिल्कुल सही है, ग्रैपल को बोलते हैं हाथापाई करना। ग्रैपल होता है ये सामना करना, किसी चीज़ को फेस करना, वो भी आपका मुकाबला करना भी क्या होता है, संघर्ष करना, बैटलिंग करना भी क्या होता है, ग्रैपल होता है। मीनिंग देखें, डील सक्सेसफुली विद, किसी चीज़ के साथ सक्सेसफुल वे में डील करना, बिल्कुल सही है, उसका सामना करना। सिनोनिम कोप, कोप का मतलब सामना करना होता है, फेस करना। डील का मतलब डील होता ही है। स्ट्रगल का मतलब भी संघर्ष करना, सामना करना होता है, तो बिल्कुल सही है। एंटोनिम देखें, सरेंडर। एक तो आप क्या करो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई या कोई भी सिचुएशन बन गई, उसका सामना कर रहे हो, एक आपने सरेंडर कर दिया। एक तो मान लीजिए आपने सामना कर रहे हो, हर मुसीबत से लड़ रहे हो तो ग्रैपल कर रहे हो, और एक आपने सरेंडर, हार मान ली कि भाई मेरे से तो कुछ ना हो, तो वो क्या हो जाता है, सरेंडर। तो अपने को सरेंडर नहीं करना, अपने को ग्रैपल करना है और सक्सेसफुल पर्सन बनना है। ग्रैपल करते हुए अपने को क्या करना है, सक्सेसफुल पर्सन बनना है। समझ में आ रही है चीज़? और एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, देखो जब आप सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हो, मतलब आप फेमस हो जाते हो, तो आपके पास क्या आ जाती है, एक फेम आ जाती है। तो देखो सक्सेसफुल पर्सन बनना टफ है वैसे, लेकिन एक बात मैं बताऊं, उससे भी ज़्यादा टफ है फेम को हैंडल करना। जो फेमस हो जाते हो ना, आप प्रसिद्धि मिल जाती है, उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। हर कोई बंदा उसको हैंडल नहीं कर पाता, क्योंकि जब कोई पर्सन फेमस हो जाए तो उसको बोलने से पहले 100 बार सोचना होता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए। वो कुछ भी नॉनसेंस नहीं बोल सकता, क्योंकि जो बंदा फेमस है उसकी बड़ाई भी खूब होती है अगर वो पॉजिटिव वे में फेमस है, और अगर उसने एक भी नॉनसेंस काम कर दिया तो उसकी सारी की सारी फेम धराशायी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सिर्फ है क्योंकि दुनिया की यही फितरत होती है कि आपने 100 अच्छे काम किए, एक बुरा नेगेटिव पॉइंट आप में मिल जाए तो वो क्या करते हैं, उस नेगेटिव पॉइंट पे ही फोकस करते हैं, बजाय उस पॉजिटिव पॉइंट के, कि आपके इतने ज़्यादा अच्छाइयाँ आपके अंदर है, वो सारी की सारी एक बुराई से ख़त्म हो जाती है। इसलिए अपने में कोई नेगेटिव पॉइंट छोड़ो ही मत, नहीं तो फ्लॉप हो जाओगे। जब फेमस हो जाते हैं तो फेम हैंडल करना इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं फेमस होते हैं, वो हैंडल नहीं कर पाते, तो वो क्या हो जाते हैं पता नहीं, या तो उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है उनके साथ, ठीक है। तो वो फेम को हैंडल करना इतना ईजी बात नहीं है जब फेमस होते हो। और अब तभी मैं बोलता हूँ कि जो बच्चे बोलते हैं ना हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमने बहुत स्ट्रगल किया है, हम बिल्कुल टूट चुके हैं, तो बच्चे टूट चुके हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया है, वो कभी अनसक्सेसफुल लाइफ में वो कभी पिछड़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें देखी है, उनका सारा एटीट्यूड साफ हो चुका है, जो नेगेटिव एटीट्यूड था, क्योंकि स्ट्रगल करके, वो स्ट्रगल के कारण, उस स्ट्रगल ने ऐसा इंसान बना दिया उनको, बिल्कुल नॉर्मल, अपनी बात करें डाउन टू अर्थ बना दिया, मतलब बिल्कुल ग्राउंड से रिलेटेड बना दिया। मतलब वो कभी एटीट्यूड नहीं है कि उनको पता है हमारे साथ क्या हुआ है। और जो बच्चा या फिर जो भी पर्सन है, जो स्टूडेंट है, कोई भी जो डायरेक्ट सेलेक्ट मतलब सक्सेस हो जाए, जैसे मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में जिसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो उस पर्सन ने इतना स्ट्रगल नहीं किया होता। हो सकता है फैमिली की फॉर्म में स्ट्रगल किया तो भी सही बात है, लेकिन अगर मान ले फैमिली की फॉर्म में स्ट्रगल कभी स्ट्रगल नहीं किया और डायरेक्ट सेलेक्ट हो गया, ठीक है, तो वो पर्सन ने क्या होता है, मैक्सिमम अगर अपने बात करें तो मैक्सिमम वो इतनी ग्रोथ नहीं करता जितना वो स्ट्रगल किया हुआ पर्सन ग्रोथ करता है। जितना नाम वो स्ट्रगल किया हुआ, जितना फेमस वो स्ट्रगल किया हुआ पर्सन होता है, उतना वो नहीं हो सकता। हाँ, बहुत से ऐसे होते हैं टैलेंटेड जो क्या होते हैं, विदाउट स्ट्रगल के भी उनको सब नॉलेज होता है, उनको रहने सहने का तरीका सब कुछ, मतलब कैसे बातें करनी होती है, सारा का सारा प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, तो वो ग्रोथ भी फेमस भी होते थे विदाउट स्ट्रगल के भी, ठीक है। लेकिन स्ट्रगल वाला पर्सन अलग ही लेवल होता है उस पर्सन का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर सिलेक्शन हो जाए तो जॉब ज्वाइन ना करें क्या, ना ना, ऐसा नहीं करना। जॉब तो ज्वाइन करनी है, बेरोजगारी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो खत्म करनी है। वैसे भी आप इतने बेरोजगार हो चुके हो, इतने ताने आपने सुन रखे हैं कि स्ट्रगल तो आपने, जब आपने मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन 6 महीने में सिलेक्शन हो गया या 3 महीने में सिलेक्शन हो गया, ठीक है, फिर भी आपने उस 3 महीने में ताने तो इतने सुन ही लिए होंगे घर वालों से या रिश्तेदारों से मेनली, तो आपने आज का टाइम ही ऐसा स्ट्रगल करवा देता है। पर्सन जॉब में हो ना, उसको भी जो रिलेटिव होते हैं ना वो स्ट्रगल करवा देते हैं, ताने देते हुए टाइम नहीं लगाते। जो माने जॉब में जो सक्सेसफुल पर्सन है ना, उसकी भी टांग खींचते हैं। आजकल तो क्या है, आज का टाइम ऐसा है कि लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, तो हर बंदा ही स्ट्रगल करता है, समझ गए चीज़।
तो इस वे में नहीं बोल रहा मैं, उस वे में बोल रहा हूँ, पॉजिटिव वे में, कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं लोग, जिन्होंने स्ट्रगल किया, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ बहुत टाइम से, जिनको सब कुछ आता है फिर भी उनका मतलब सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि मोटिवेटेड रहो, पॉजिटिव रहो। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रगल है ना, ये अलग ही चीज़ बनाएगा आपको, अलग ही पहचान दिलाएगा आपको, ये गारंटी है मेरी। मतलब आपने प्रैक्टिकल लाइफ जी ली, आपने देख लिया दुनिया कैसी, आपने देख लिया स्ट्रगल क्या होता है, और आपको ये पता है कि क्या क्या स्टेप हमें पीछे, क्या क्या गलतियां हमें पीछे लेकर जा सकती है। तो आपने अपनी लगभग गलतियां खत्म कर ली, तो आपको कोई पीछे ला ही नहीं सकता, आप पछाड़ सकता ही नहीं है। तो ये पॉजिटिव चीज़ है, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है जो आपने स्ट्रगल किया। समझ में आ चीज़? आगे बात करें यूजेस में, द इकोनॉमी इज जस्ट वन ऑफ सेवरल क्रिटिकल प्रॉब्लम्स। क्रिटिकल का मतलब जो सीवियर, जो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से जस्ट वन, केवल एक है इकोनॉमी प्रॉब्लम्स द कंट्री इज ग्रैपलिंग विद, जिसके साथ कंट्री क्या कर रही है, ग्रैपल कर रही है। मतलब सीवियर प्रॉब्लम जो आप, सेवरल क्रिटिकल जो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, संकट वाली प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ जो कंट्री ग्रैपल कर रही है, जिसके साथ फेस कर रही है, जिनको फेस कर रही है, जिनका मुकाबला कर रही है, उनमें से एक क्या है, आपकी इकोनॉमी है। ठीक है, अर्थव्यवस्था भी उनमें से एक है, बहुत सारी प्रॉब्लम, उनमें से अर्थव्यवस्था एक है। एडिटोरियल में द कंट्री इज ग्रैपलिंग विद, कंट्री क्या करे, ग्रैपल विद। अब आप ये मत बोलना कि सर ये ऊपर यूजेस वाला सेंटेंस है, उसी का लास्ट वाला पार्ट द कंट्री इज ग्रैपलिंग विद आपने लिया है, नहीं लिया। ये आपका एडिटोरियल में अलग सेंटेंस है, ये आपको एडिटोरियल में मिल जाएगा, तो एडिटोरियल गो थ्रू कर लेना। अब इसकी अपने पिक्चर देखते हैं, पिक्चर क्या आती है यहाँ पे। पिक्चर यहाँ पे क्या है, ये देखो, एक कुत्ता और एक बिल्ली, कैट एंड डॉग आए हैं, तो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, ग्रैपल कर रहे हैं। समझ में आया? एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, ग्रैपलिंग कर रहे हैं, मतलब कुश्ती कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं, गुत्थम गुत्था हो गए दोनों। गुत्थम गुत्था आपने देखा होगा, कुत्ते बिल्ली को कभी आपने गुत्थम गुत्था होते हुए देखा या? थोड़े टाइम तक तो वो एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, ऐसे देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, फिर गुर्राते हैं, फिर एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, वो गुर्राते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। समझ में यह चीज़ होता है कि नहीं होता? टू डॉग्स में भी हो सकता है, टू एनिमल्स, कोई भी दो एनिमल्स हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए टू बुल है, टू ऑक्स है, उनके अंदर भी जैसे गोदा बोलते हैं, जोटा जो होता है, ठीक है, उनके बीच में भी आपका क्या हो सकता है गुत्थम गुत्था, तो उनको आप क्या बोलो, ग्रैपल हो रहा है इनके बीच में। समझ में ये चीज़ यूज़ कर लिया करो इसे। जैसे अपने आपस में लड़ लेते हैं, भाई बहन में लड़ाई होती है, क्या हो जाती है, ग्रैपलिंग हो जाती है। और वैसे सबसे बड़ी ग्रैपलिंग अपने कर रहे हैं, सारे के सारे मिलकर कर रहे हैं, पूरे के पूरे किसके साथ है, जो कोरोना वायरस है उसके साथ अपनी ग्रैपलिंग चल ही रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से तो बिल्कुल ही याद हो जाएगा आपके। समझ में आई चीज़? इस तरीके से ग्रैपल आप यूज़ कर सकते हो। समझ में आया? हमें क्या करना है, इस सिचुएशन से ग्रैपल करना है। घर वालों को बोलो हमें इस सिचुएशन से ग्रैपल करके, इसको ख़त्म करके सक्सेसफुल होना है। इस तरीके से आप यूज़ करो, आपकी याद हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। नेक्स्ट वोकेब आपकी आती है डिप्लीट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लीट? जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लीट। चलो चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। डिप्लीट का मीनिंग होता है कम कर देना। डिप्लीट का मीनिंग देखें, डिप्लीट वापस से देखें, डिप्लीट का मीनिंग अगर देखें तो कम कर देना। डिप्लीट का मीनिंग होता है कम कर देना, बिल्कुल सही है। छूछा कर देना, छूछा करना, छूछा, छूछा भी कम करने को बोलते हैं। हिंदी मीनिंग है ये, हिंदी वर्ड है। बहुत सारे आपको हिंदी वर्ड नहीं आते, आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हिंदी अटेम्प्ट करेंगे उनके लिए। छूछा करना मतलब क्या होता है, छूछा का मतलब कम करना होता है। छूछा करना मतलब कम करना, चूचा करना नहीं है ये, चूचा करना नहीं है, क्या है, छूछा करना है, छूछा, ठीक है। तो छूछा, छूछा याद हो गया ना आपके, छूछा चाइनीज हो गया थोड़ा सा, तो छूछा क्या, डिप्लीट। तो चाइनीज एक टाइप से क्या छूछा ही कर रहे हैं, मतलब जो क्या वर्ल्ड को छूछा ही तो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, डिप्लीट कर रहे हैं। व्यय करना, खर्च करना, शून्य करना, जीरो बना देना, बिल्कुल सही है। मीनिंग यूजअप, यूजअप करना मतलब किसी चीज़ को यूज कर लेना कंप्लीटली। सिनोनिम देखें, रिड्यूस, रिड्यूस कम करना। ड्रेन का मतलब खा जाना, किसी चीज़ को खत्म कर देना। जीरो खाली कर देना, बिल्कुल सही है। कंज्यूम का मतलब क्या होता है, खाना, मतलब किसी चीज़ को कंज्यूम करना, यूज करना, बिल्कुल सही है। एंटोनिम देखें, ग्रो। एक तो क्या कर कम हो रहा है, एक ग्रो कर रहे हो, आप किसी चीज़ को बढ़ा रहे हो। एक तो उसको खत्म कर रहे हो, एक क्या कर रहे हो, उसको बढ़ा रहे हो, अपोजिट। स्ट्रेंथन ताकतवर मजबूत करना, एक तो कम कर रहे हो उसको वीक कर रहे हो, एक क्या कर रहे हो उसको मजबूत बना रहे हो। तो सिनोनिम आपका वीकन भी हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आई चीज़? यूजेस देखें, मैंस ग्रीड, आदमी की जो लालच है, मैंस ग्रीड मतलब आदमी का जो लालच है, हैज़ लेड, उसने लीड किया है, किसकी तरफ लीड किया है, टू डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब कमी की तरफ, ऑफ नेचुरल रिजर्व्स एंड रिसोर्सेज। नेचुरल रिजर्व का मतलब जो प्राकृतिक जो भंडार हैं, और रिसोर्सेज जो स्रोत वगैरह हैं, प्राकृतिक खनिज पदार्थ वगैरह, उनको, उनकी कमी को क्या की तरफ लीड किया है, किसने, ग्रीड ने, लालच ने, इंसान के लालच ने क्या कर दिया, नेचर को बर्बाद कर दिया। इस तरीके से बात करें तो एडिटोरियल में देखें, राइजिंग फ्यूल बिल डजंट एंड अप डिप्लीटिंग। तो बढ़ता हुआ जो फ्यूल का बिल है वो क्या नहीं होना चाहिए, डिप्लीटिंग की तरफ एंड अप नहीं होना, डिप्लीटिंग ना लेकर आए। ये चीज़ आपकी कंज्यूमर वगैरह की फॉर्म में होता है, अपने डोमेस्टिक जो कंजम्पशन वगैरह था, कंजम्पशन बजट था, वो वाली बात हुई थी। तो इसके लिए आप एडिटोरियल को गो थ्रू कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा।
चलते हैं इसके पिक्चर एनालिसिस पे। तो पिक्चर यहाँ पे क्या आती है, पिक्चर यहाँ पे मस्त आती है जो भी आती है। और क्या आती है कि मोबाइल दिखाई दे रहा है चलता चलता गिर गया, बैटरी डाउन हो रही है, बैटरी क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। तो बड़ा शानदार वाला यूज़ होगा, आप खुद भी यूज़ कर सकते हो। दिख रहा है क्या आपको GIF के अंदर क्या चल रहा है, ये यहाँ पे मोबाइल देखो आ रहा है, खुश है, मस्त, थोड़ा थोड़ा फीका हुआ और लास्ट में लंबा ही हो गया। समझ में एक चीज़, तो ये क्या है, डिप्लीट हो रहा है। तो ये आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। जैसे आपके मोबाइल की बैटरी होती है, जब कम होती है तो क्या हो रहा है, मेरे मोबाइल की बैटरी डिप्लीट हो रही है, चार्जर कहाँ पे है, मेरे मोबाइल की बैटरी क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है, चार्जर कहाँ पे। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे बाइक वगैरह यूज़ करते हो, बाइक वगैरह चलाते हो, गाड़ी वगैरह चलाते हो कोई भी, ठीक है, तो वहाँ पे जब पेट्रोल टंकी कम होने लग जाए, जो आपको दिखाई दे, फ्यूल इंडिकेटर होता है ना आपका, वहाँ कम होता हुआ दिखाई दे कि जल्दी जल्दी पेट्रोल पंप पहुँचना पड़ेगा, नहीं तो फ्यूल डिप्लीट हो जाएगा। या फिर ऑलरेडी अपने क्या करें, फ्यूल थोड़ा डलवा लेते हैं कहीं डिप्लीट ना हो जाए, इस तरीके से आप यूज़ कर लेना। समझ में, कहीं डिप्लीट फॉर्म में तो नहीं है फ्यूल, बाइक वगैरह लेकर जाओ दोस्त फ्रेंड वगैरह से, कहीं डिप्लीट फॉर्म में ना हो, कहीं बीच में ही रह जाऊँ, पेट्रोल पंप तक तो पहुंचा देगा क्या। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, और मोबाइल के लिए तो बेस्ट है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। तो नेक्स्ट वोकेब आपकी आती है कंप्यूटर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बताओ, आंसर क्विकली। चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो स्टार्ट करें एनालिसिस को। कंप्यूटर का मतलब दैनिक यात्री, दैनिक यात्री का मतलब डेली जो रूटीन में चल जाता है। जैसे मान लीजिए कोई जॉब करने वाला पर्सन जो डेली रूटीन में क्या करता है, आवाजाही करता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या कैसे भी, जो क्या करता है डेली रूटीन में आता जाता है, ठीक है। एम्प्लॉय वगैरह की बात करें, आना जाना करने वाला, आना जाना करने वाला। मीनिंग देखें, समवन हु ट्रैवल्स रेगुलरली, जो रेगुलर वे में क्या करता हो, ट्रैवल करता है। समवन हु ट्रैवल्स रेगुलरली, जो रेगुलर वे में ट्रैवल करता हो। सिनोनिम देखें, ट्रैवलर यात्री, पैसेंजर यात्री है, ये आपका बिल्कुल सही। रेगुलर वाला ट्रैवलर और पैसेंजर उसकी बात करता है ये, वैसे सिनोनिम है। एंटोनिम, यात्री का कोई एंटोनिम होता है क्या, वो तो पर्सन है ना, तो उसका क्या एंटोनिम होगा, तो एंटोनिम नहीं होगा। यूजेस देखें, ट्रैफिक जैम्स, ट्रैफिक में जो जैम लग गया, मतलब ट्रैफिक जो जाम लग जाता है ट्रैफिक का। जनरली द बैन ऑफ एनी कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर का क्या होता है, ये बैन होता है। बैन का मतलब श्राप होता है। ट्रैफिक जाम मतलब जो आने जाने वाला करने वाला, जो जॉब करने वाला पर्सन, उसको तो टाइम पे पहुंचना होता है, तो ट्रैफिक जाम उसके लिए एक श्राप होता है, मतलब उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब ध्यान रखना, आपका वर्ड जो स्पेलिंग मिस्टेक में ये आ सकता है, कंप्यूटर और कंप्यूटर आपको सेम सा लगेगा। एक बार आप स्पीड में पढ़ोगे ना, कंप्यूटर आपको कंप्यूटर जैसा ही लगेगा। तो ध्यान रखना, कंप्यूटर और कंप्यूटर में दोनों सेम से लगते हैं, इसलिए दोनों में थोड़ा ध्यान रख लेना। समझ में आई आप लोगों के। उसके बाद एडिटोरियल में बात करें, मोस्ट कंप्यूटर्स कंटिन्यू टू हैव लिटिल चॉइस बट, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादातर कंप्यूटर के पास में क्या है, जो ट्रैवलर है रेगुलर वाले, उनके पास क्या है, कंटिन्यू करते हैं वो टू हैव लिटिल चॉइसेस के साथ कंटिन्यू, मतलब बने हुए हैं लिटिल, बहुत कम चॉइसेस है। लेकिन पर्सनल व्हीकल वगैरह यूज़ करने वाली बात हुई थी ना, ये आपको कहाँ पे मिल जाएगा, एडिटोरियल में कंप्लीट सेंटेंस आपको मिल जाएगा। समझ में आया। चलते हैं इसकी पिक्चर एनालिसिस पे। तो देखिए पिक्चर क्या आती है, यहाँ पे पिक्चर आई है, कोई बस वगैरह है, ठीक है, ये एकदम से बाहर आ गए सारे के सारे। तो हाँ, अब स्टार्टिंग हुई है, अब इस GIF की स्टार्टिंग है। देखो बस में क्या है, लोग बहुत ज़्यादा खड़े हैं। देखो एक ब्रेक लगाया इसने, ब्रेक लगाते एकदम रोका, रोकते ही जो सारे के सारे भिड़े थे और एक साथ मतलब मर्ज हो गए, सारे के सारे मिक्स हो गए। वैसे ऐसे मिक्स नहीं होता, ये तो क्या है, एनिमेटेड फॉर्म में, ऐसे फनी वे में है। ऐसे मिक्स थोड़ी होता है कि एक दूसरे के अंदर ही चले जाएंगे सारे के सारे। तो ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है या नहीं हुआ, कभी हुआ है या नहीं हुआ, तो आप मुझे लाइव चैट में बता देना, ठीक है, कि आपके साथ ऐसा हुआ है नहीं हुआ। सबके साथ ही होता है मैक्सिमम, जब अपने बस वगैरह जो ये बात करें बड़ी सिटीज़ की, अगर अपनी बात करें, ठीक है, तो बड़ी सिटीज़ में क्या होता है, जैसे जयपुर, दिल्ली वगैरह, बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, मुंबई वगैरह, तो वहाँ पे क्या लोकल ट्रेन वगैरह जो होती है, मेट्रो में भी अगर अपनी बात करें, तो मेट्रो में से बिल्कुल, मेट्रो में तो ऐसे तो नहीं होता, मेट्रो में इस तरीके से तो नहीं होता जैसे ये अभी हो रहा है, ठीक है, लेकिन मेट्रो में है ना, इस तरीके से जो पहले स्टार्टिंग में दिख रहा है, ऐसे भीड़ जरूर होती है। तो वो क्या होते हैं, आप उनको बोलते हो एक कम्यूटर है। तो अपने ऐसे कम्यूटर बने हैं, बस वगैरह में कम्यूटर बने हैं, और ड्राइवर तगड़े वाला होता है, शानदार वाला, तो शानदार ही चल रहा है ना, तो इस तरीके से वो कर देता है। समझ आती। तो आप जब बस ट्रेन वगैरह में जब आप क्या कर रहे हो, सफ़र कर रहे हो, तो आप क्या बोलो, ये क्या है, कम्यूटर बोल सकते हो, लेकिन सभी के लिए कम्यूटर नहीं बोल सकते। आप जैसे एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप कोई कम्यूटर नहीं हो, आप नॉर्मल पैसेंजर हो। कम्यूटर वो है जो डेली रूटीन में आना जाना करते हैं, जैसे आप कोचिंग आते हो,
जैसे आप लोग कोचिंग आते हो या फिर जॉब कर रहे हो बैंक वगैरह में, तो जॉब करने जाते हो, जॉब में जाते हो, तो वो आप लोग कम्यूटर हो, वो लोग कम्यूटर नहीं है जो कभी कभार जाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम देने गए आप अपने, तो वो अपने रेगुलर वे में नहीं, तो एक टाइप से अपने कम्यूटर नहीं होंगे। हाँ, एक ही सेंटर आप क्या कर रहे हो, चूज कर रहे हो और बार बार जा रहे हो, हर वीक में आपका एग्जाम हो रहा है, एग्जाम साथ में जब सीजन चलता है तो आप एक टाइप से कम्यूटर हो जाते हो। और ट्रेन वगैरह में जो क्या रेगुलर एम्प्लॉयज़ की फॉर्म में जो सफ़र कर रहे हैं रेगुलर फॉर्म में, वो क्या होते हैं आपके कम्यूटर। समझ में, कम्यूटर क्या होता है, पैसेंजर और कम्यूटर में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से आप कम्यूटर को यूज़ कर लेना, तो आपके क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं अब इसकी नेक्स्ट वोकेब पे। तो नेक्स्ट वोकेब यहाँ पे आती है आपकी रेजम्पशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजम्पशन। वैसे रिज्यूम से बना है आपका, रेजम्पशन आपका किससे बना है, रिज्यूम से। रिज्यूम का मतलब क्या होता है, चीज़ को वापस से स्टार्ट करना, जो जहाँ पे रुकी है वहीं से स्टार्ट करना। तो रिजम्पशन मतलब मैंने मीनिंग क्यों बताया आपको, आप मुझे मीनिंग बताओ जल्दी जल्दी। ठीक है, समझ में आई चीज़, मैं इमोशनल हो गया थोड़ा, मैंने मीनिंग पहले ही बता दिया, तो आप क्या करो जल्दी जल्दी इसका मीनिंग बताओ। वैसे मीनिंग बता ही दिया, चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो रिजम्पशन आपका बना है किससे, रिज्यूम से। रिज्यूम का मतलब प्रारंभ करना, वापस से पोज करके किसी चीज़ को अपने वापस रिज्यूम करते हो। रिजम्पशन का मतलब पुनरारंभ, वहीं से बना है। रिजम्पशन नाउन की फॉर्म में आ जाएगा, रिज्यूम एक्शन होता है। रिजम्पशन पुनरारंभ, पुनरारंभ, पुनरारंभ का मतलब वापस से स्टार्ट करना किसी चीज़ को। पुनर्ग्रहण, वापस से किसी चीज़ को ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना, वो भी आपका रिजम्पशन होता है। मीनिंग देखें, बिगिनिंग अगेन, दोबारा से स्टार्ट करना, बिगिनिंग अगेन। रिसर्जेंसेंस का मतलब, रिसर्जेंस का मतलब वापस नवीनीकरण करना, या फिर मान लीजिए किसी चीज़ को वापस से सही करना। ठीक है, रिन्यूअल का मतलब नवीनीकरण, रिन्यू करना किसी चीज़ को, बिल्कुल सही सिनोनिम। एंटोनिम सस्पेंशन, एक तो आपको रिन्यू कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रिज्यूम कर रहे हो, मतलब कोई चीज़ रोकी हुई है, बीच में आपने कोई काम रोका उसको वापस से स्टार्ट कर रहे हो, तो रिजम्पशन। और कोई काम आपने रोका और उसको आप सस्पेंड ही कर दिया कि अब करेंगे ही नहीं ये काम, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा। एक तो काम रुका हुआ है उसको आप वापस से स्टार्ट किया कि वापस स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या हो गया, आपका रिजम्पशन हो गया। और आपने क्या किया, जो रुका हुआ काम है उसको क्या करें, सस्पेंड ही कर दिया कि करेंगे ही नहीं, तो आपका सस्पेंशन हो जाएगा, एंटोनिम इसका। यूजेज यहाँ पे देखें, दिस रिक्वायरमेंट, जो ये रिक्वायरमेंट है, कैन ओनली बी मैट, वो क्या की जा सकती, कैन ओनली बी मैट विद, मैट विद मीट कर सकती, किसके साथ मिल सकती है, रिजम्पशन ऑफ किसका, एट लिस्ट, कम से कम। अब ऑफ एट साथ साथ कैसे आ गया सर, तो एट लिस्ट है, एट वो आपका प्रीपोजिशन है, ए लिस्ट कंप्लीट वोकेब है जिसका मीनिंग होता है कम से कम, एट लिस्ट। लिमिटेड न्यूक्लियर टेस्टिंग, तो रिजम्पशन किसका, वापस से स्टार्ट किसको करना है, न्यूक्लियर टेस्टिंग। लिमिटेड लिस्ट, कम लिमिटेड मतलब ज़्यादा लिमिटेड ना हो, कम लिमिटेड हो, ऐसी न्यूक्लियर टेस्टिंग। मतलब जो ये रिक्वायरमेंट है केवल उसी के साथ मैट कर सकती है, मतलब उसी से ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है कि न्यूक्लियर टेस्टिंग आप वापस से स्टार्ट करो, बिना किसी लिमिट के, बहुत कम लिमिट के साथ स्टार्ट करो, तभी ये रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो सकती है। ये बात इसने बोली। एडिटोरियल में देखें, टू फैसिलिटेट द रिजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिजम्पशन को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, इस तरीके से कोई बात हुई थी। तो ये बात आपको क्या मिली, कंप्लीट बात के लिए आपको एडिटोरियल में जाना पड़ेगा, एडिटोरियल में आपको ये बात मिलेगी। ठीक है, अब इसका पिक्चर एनालिसिस कर लेते हैं। तो पिक्चर यहाँ पे आती है आपकी क्या, बैक टू स्कूल, बिल्कुल शानदार मस्त पिक्चर है। बैक टू स्कूल मतलब वापस से स्कूल जा रहे हैं बच्चे, देखो वापस से स्कूल वगैरह स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, अब इतने बड़े लॉकडाउन के बाद में स्कूल वगैरह वापस स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक टाइप से क्या है, रिजम्पशन है कि स्कूल वगैरह चल रहे थे, बीच में उनको क्या होल्ड कर दिया गया, थोड़े टाइम के लिए रोक दिया गया था। अब वापस से क्या होगा, स्कूल्स का क्या होगा, रिजम्पशन होगा। तो आप इसको यूज़ तो कर ही सकते हो इस बात को, इस वोकेब को, कि रिजम्पशन। अब मान लीजिए मेरी स्टडी अब तक रुकी हुई थी, तो मैंने क्या कर लिया, अब मैं वापस से रिजम्पशन स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अब स्कूल वगैरह भी ओपन होने लग गए, तो इसका मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट होने के आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब मान लीजिए सारी की सारी चीज़ें वापस से स्टार्ट होने लगी, तो इसका मतलब क्या है, एग्ज़ाम जब स्कूल ओपन होने लगे, इसका मतलब एग्ज़ाम आपके वापस से स्टार्ट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, मतलब एग्ज़ाम के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब एग्ज़ाम के चांसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं कि एग्ज़ाम होंगे आपके, समझ में ही आपके। तो मतलब क्या है, अब मुझे स्टडी में भी क्या करना पड़ेगा, रिजम्पशन करना पड़ेगा। मुझे ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, समझ में आई, मुझे ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब मुझे स्टडी को रिजम्पशन, वापस से स्टडी का रिजम्पशन करना होगा। और या फिर मान लीजिए जिन्होंने स्टार्ट ही कर रखा है ऑलरेडी, तो बोले मैं रिजम्पशन पहले ही कर चुका हूँ, और कई बोले मैंने कंटिन्यूटी की रिजम्पशन की मुझे जरूरत नहीं, मेरा तो ऑलरेडी चल ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप रिजम्पशन को यूज़ कर सकते हो। कोई भी काम हो, घर पे कोई काम हो, तो उसको आपने बीच में छोड़ दिया, तो क्या करें, अब इसका रिजम्पशन करेंगे। ठीक है, घर वालों को भी बोल सकते हो आप, इस तरीके से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। नेक्स्ट वोकेब आपकी आती है हॉलेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉलेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉलेज, जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर दो, जल्दी से बताओ इसका मीनिंग, फिर इसका कंप्लीट एनालिसिस भी करना है।
जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बता दो। तो चलते हैं अब इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो स्टार्ट करें। हॉलेज का मतलब वहन शुल्क, मतलब क्या होगा? वहन का मतलब कोई चीज़ गुड्स वगैरह लेकर जाते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं ढुलाई। ढुलाई का मतलब ढोना, ढोने को बोलते हैं ढुलाई। ठीक है, धुलाई नहीं है, ढुलाई है। ढुलाई का मतलब ढोना वगैरह उसको बोलते हैं। मीनिंग देखें, द एक्ट ऑफ हॉलिंग समथिंग, किसी चीज़ की हॉलिंग करना मतलब उसको ढोना। हॉल का मतलब ढोना, किसी चीज़ को खींचना, किसी चीज़ की पुलिंग वगैरह करने को बोलता है। सिनोनिम देखें, ट्रांसपोर्ट होता ही है आपका यातायात, जिसको चीज़ों को लेकर जाने वाला। शिपिंग होती है कोई चीज़ की शिपिंग। शिपिंग आपको आती है ना, आप फ्लिपकार्ट वगैरह से कोई चीज़ मंगवाते हो, शिपमेंट कब तक हो जाएगा, तो शिपिंग का मतलब उस चीज़ के ढोना, मतलब उसको कैरी करना, लेकर जाना, पहुँचाना, उस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम बेनिफिट है ही, क्योंकि अगर टैक्स की फॉर्म में बात करें तो टैक्स लगता है तो वो तो क्या आपकी स्पेंडिंग, आपका खर्चा है। और बेनिफिट मतलब आपको एक टाइप से लॉस ही मान सकते हो आप उसको, और बेनिफिट उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, वो आपकी सेविंग हो जाती है। यूजेज में आकर आए तो यूजेज में यहाँ पे देखें, हॉलेज कंपनीज। हॉलेज कंपनीज का मतलब जो ढुलाई करने वाली कंपनी है, ट्रांसपोर्ट वाली जो कंपनीज है उनकी बात कर रहे हैं। हैट वो घृणा करती है द इंक्रीज्ड रोड टैक्सेस, तो बड़े हुए जो रोड के टैक्सेस हैं उनको वो उनसे वो नफरत करती है, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता, उनके खिलाफ होती है, वो नहीं चाहती कि उनका रोड टैक्स बढ़े। कौन सी? हॉलेज कंपनीज का मतलब क्या है, जो ट्रांसपोर्ट्स की जो कंपनी है ट्रांसपोर्टेशन वाली, उसकी बात कर रहे हैं। एडिटोरियल में क्या था? एवरी इंक्रीमेंटल एडिशन टू हॉलेज कॉस्ट, हॉलेज की जो कॉस्ट थी, किसकी कॉस्ट, जो ढुलाई चीज़ों को ढोने की जो कॉस्ट थी, उसके अंदर कोई भी अगर एडिशनल क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, तो उस तरीके से बात हुई थी। तो ये आपको सेंटेंस मिलेगा कंप्लीट कहाँ पे? आपको एडिटोरियल में। तो एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा। समझ में आया? चलते हैं इसके पिक्चर एनालिसिस। पिक्चर यहाँ पे क्या आती है देखें, तो पिक्चर यहाँ पे आया है टाटा एस। ठीक है, ये होता है टाटा एस आपका, उस पर लिखा हुआ है हॉलेज, लिखा हुआ है ना, दिख रहा है ना हॉलेज लिखा हुआ। तो ये आपका क्या है? व्हीकल है जो क्या करता है, चीज़ों को ढोने का काम करता है। तो ऐसे व्हीकल आपको दिखें तो आप क्या बोल दो, ये हॉलेज है, ये हॉलेज का काम करता है। कोई भी व्हीकल है ये हॉलेज का काम है करता है। जैसे ट्रक वगैरह जा रहा है तो हॉलेज का काम कर रहा है। सेम वही वाली बात, फ्रेट वाली बात थी, उसी तरीके से यूज़ कर लेना। टीवी वगैरह में देखो तो हॉलेज का काम कर रहा है, रोड पे देखो तो ये हॉलेज का काम कर रहा है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट वोकेब में आए तो नेक्स्ट वोकेब आपकी आती है, नेक्स्ट एंड लास्ट वोकेब ऑफ दिस एडिटोरियल। ठीक है, इस एडिटोरियल की जो क्या है, जो अपने एनालिसिस कर रहे हैं वोकेब का, उस एनालिसिस में जो मैंने ली है वोकेब्स, उनमें से ये क्या है, सबसे लास्ट वोकेब है डैम्पन। तो मुझे जल्दी से इस लास्ट वोकेब का क्या करूँ, मीनिंग बता दो जल्दी जल्दी। इसका आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए डैम्पन, क्योंकि बिल्कुल ईजी वोकेब है, सभी का आंसर आना चाहिए। डैम्पन का मीनिंग क्या होता है? और जिन्होंने इंजीनियरिंग वगैरह की है उनको तो, जिनके पास फिजिक्स वगैरह थी, ठीक है, उनको तो इसका मीनिंग आना ही चाहिए कि डैम्पन होता है क्या? डैम्पनिंग इफेक्ट होता है ना, सिग्नल वगैरह में डैम्पनिंग हो जाती है। डैम्पन के लिए यूज़ करते हैं अपने बात करें स्प्रिंग वगैरह, उसके अंदर भी डैम्पनिंग अपने यूज़ करें। डैम्पन का जो फैक्टर होता है, डैम्पन फैक्टर बोलते हैं जिसको, समझे फिजिक्स वगैरह की अगर अपने बात करें तो वो वाला क्या होता है डैम्पन। तो उनको तो डैम्पनिंग आता ही होगा, डैम्पन क्या होता है, तो मीनिंग बता दो। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो कंप्लीट एनालिसिस देखें तो डैम्पन का मतलब कम करना, नम करना, निरुत्साहित करना, मतलब उत्साह को घटाना, किसी को डीमोटिवेट करना भी आपका क्या होता है, डैम्पन होता है। समझे? नम करना, कम करना, रिड्यूस करना। डैम्पनिंग इफेक्ट मतलब जो उसके मूवमेंट को क्या करता है, डैम्पनिंग जो फैक्टर होता था अपने स्प्रिंग वगैरह के अंदर, जो डैम्पनिंग फैक्टर होता है वो मूवमेंट को स्मूथ नहीं रहने देता। एक टाइप से जैसे फ्रिक्शन होता है ना, जैसे फ्रिक्शन का अपने बात करें किस तरीके से अपने यूज़ करते हैं फ्रिक्शन। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ को पुल कर रहे हैं, अपने ग्राउंड पे पुल कर रहे हैं या किसी भी सरफेस पे पुल कर रहे हैं, तो सरफेस के साथ जो होता है वो क्या होता है आपका, फ्रिक्शन होता है। उसी वे में स्प्रिंग वगैरह जो होते हैं उनके साथ क्या होता है, डैम्पन होता है। ठीक है, उस पर फ्रिक्शन का फैक्टर होता है, उसके अंदर क्या होता है आपका, डैम्पन का फैक्टर होता है। कोई भी चीज़ मान लीजिए आपने लटका दी, जैसे वो मूवमेंट वगैरह करता है इधर से उधर, ठीक है, पेंडुलम वगैरह जो यूज़ होता है, जैसे दोलन वगैरह होता है पेंडुलम वगैरह का, ठीक है, तो पेंडुलम वगैरह यूज़ होता है जो इधर उधर मूव करता है, उसमें भी डैम्पनिंग का फैक्टर होता है। वो धीरे 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 ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है आपका, डैम्पनिंग वहाँ पे होती है। तो वहाँ पे डैम्पन का फैक्टर होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। यहाँ पे जो सरफेस में होता है वो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। और जो अपने स्प्रिंग वगैरह में स्प्रिंग फैक्टर जो होता है वो आपका क्या, डैम्पनिंग फैक्टर होता है। ये आपको फिजिक्स वगैरह में आपको आता होगा। ठीक है, मीनिंग कि अपने जिनको पास थी, और डायरेक्ट आप जिनको नहीं पता तो वो ये जिनको एलिमेंट के बारे में पता नहीं है, देखो ये जनरल अवेयरनेस के लिए चीज़ें जरूरी होती हैं। तो जिनको नहीं पता डैम्पन का मतलब आपको पता है किसी चीज़ को कम करना, नम करना। अब यहाँ पे मीनिंग देखें, स्मूदर, स्मूदर है, ये स्मूदर नहीं है, SMOOTHER
THER, समुद्र नहीं है, समुद्र का मतलब ईजी बनाना नहीं है सर। डैम्पन तो आप बोल रहे हो, फ्रिक्शन तो क्या होता है, घर्षण होता है, घर्षण जिसको बोलते हैं अपने, वो फ्रिक्शन वगैरह तो क्या होता है, स्मूथ थोड़ी करता है वो चीज़ को, वो तो खुरदरा बना देता है, जितना खुरदरा होगा उतना ही फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। तो आप डैम्पन को बोल रहे हो तो ये तो क्या खुरदरे को बताएगा ना, तो सर स्मूथ कैसे हो सकता है, स्मूथ नहीं है, स्मोदर है ये। स्मोदर का मतलब किसी चीज़ को कम करना, खत्म करना, समझे चीज़, किसी चीज़ को खत्म करना, कम करना होता है आपका स्मोदर, वो स्मूदर होता है SMOO, SMOO, ये सिंगल ओ है। तो आप इसके साथ क्या करना, स्मोदर, जब आप इसको नोट करते हो, नोट डाउन करते हो अपनी जो नोटबुक के अंदर, अगर इन वोकैब को आप है तो वहाँ पे स्मोदर के साथ स्मूदर और लिख लेना, और कन्फर्म के साथ कन्फर्म और लिख लेना, दोनों का मीनिंग भी लिख लेना। समझ में आ रही है आप लोगों के, इस तरीके से आपको याद करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपका जब स्पेलिंग मिस्टेक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये कन्फ्यूजिंग वोकैब होती है, समझ में आई चीज़, इसके साथ लिख लेना। और सप्रेस, प्रेस का मतलब दबाव डालना, दबाना किसी चीज़ को, प्रेशराइज करना, दबाना हो गया स्प्रिंग की फॉर्म में अगर अपने बात करें तो सप्रेस भी आपका क्या हो गया इसका मीनिंग, मतलब स्मूदर और सप्रेस करना, किसी चीज़ को कम करना, उस तरीके से ये वर्क करता है। सिनोनिम देखें तो डिस्करेज हो गया, किसी को डिस्करेज करना, डीमोटिवेट करना, रिड्यूस करना, कम करना, बिल्कुल सही है, ये भी आपका क्या हो गया इसका सिनोनिम। एंटोनिम की बात करें, इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, इसका एंटोनिम है। एनकरेज करना, उत्साह वगैरह बढ़ाना, ये आपका क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम हो जाएगा। यूजेस देखें, हाउ एवर, फिर भी, दीज फैक्टर्स हैड देयर डैम्पनिंग इफेक्ट, ये जो फैक्टर्स है हैड, उनका क्या था, उनका डैम्पनिंग इफेक्ट था, मतलब कम करने वाला इफेक्ट था। ओनली आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, मतलब कब था, लॉन्ग टाइम के बाद, लॉन्ग टाइम लैग के बाद, लैग का मतलब लैग होना, मतलब किसी चीज़ में लैगिंग होना, डिले होना, ठीक है। तो टाइम का जो डिले था, बहुत ज़्यादा टाइम के डिले के बाद में उनका इफेक्ट आया, इन फैक्टर्स का डैम्पनिंग इफेक्ट, मतलब रिड्यूस करने वाला, कम करने वाला, किसी चीज़ को प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला इफेक्ट की बात कर रहा है। एडिटोरियल में देखें, एंड्स अप डैम्पनिंग बोथ द, एंड्स अप होना किस पे, डैम्पनिंग बोथ द, बोथ दो की बात हुई थी, पता नहीं किसकी, ठीक है, जिसकी बात हुई थी वो आप एडिटोरियल में देख लेना, आपको वहाँ पे मिल जाए किस किस चीज़ की डैम्पनिंग हुई थी, बोथ द, दोनों की दोनों चीज़ें। तो ये आपको कंप्लीट सेंटेंस नहीं है यहाँ पे, ये कंप्लीट सेंटेंस आपको सिर्फ मैंने यहाँ पे रखा है कि एडिटोरियल में कहाँ पे है ये आपका सेंटेंस और कैसे यूज़ हुआ है, वो आपको वहाँ पे जाकर चेक कर लेना। समझ में आया, तो ये वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसका पिक्चर एनालिसिस कर लेते हैं। तो पिक्चर में देखें तो यहाँ पे आता है आपका क्यूट। क्यूट क्या है, स्पोर्टिंग अनदर पर्सन सक्सेस, किसी दूसरे पर्सन की सक्सेस को सपोर्ट करना। वॉन्ट डैम्पन योर ओन, वॉन्ट डैम्पन, वो क्या नहीं करेगी, आपकी खुद की सक्सेस को खराब नहीं करेगी, कम नहीं करेगी, मतलब किसी दूसरे पर्सन को की सक्सेस को क्या करना, सपोर्ट करना, कभी आपकी सक्सेस खराब नहीं करती। समझ में आई, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, खुद के प्लस पॉइंट के लिए दूसरों को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। कोई चीज़ उनको क्लियर होगी तो वो चाहते हैं, जैसे मान लो उनको जो कुछ चीज़ आती है वो चाहते हैं कि वो किसी दूसरे को ना आए, ठीक है, नहीं तो ये सिलेक्शन ले जाएगा, ठीक है, मैं रह जाऊंगा। तो ये जो अगर आप यूज़ करते हो, ट्रिक यूज़ करते हो, तो बहुत ही नेगेटिव ट्रिक है, बहुत ही ज़्यादा गलत ट्रिक है। 3 इडियट्स मूवी याद आ रही है आपको, ठीक है, 3 इडियट्स मूवी वाला केस है, ठीक है। तो ये ट्रिक्स अपने को यूज़ नहीं करनी, क्योंकि किसी दूसरे की सक्सेस आपकी सक्सेस को खराब नहीं करती। दूसरे की सक्सेस से आपको सीखने को जरूर मिलता है। दूसरे की सक्सेस जो होती है ना, वो कभी आपकी सक्सेस पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालेगी, लेकिन पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर आता है उसका। और दूसरी बात, अगर आप किसी की सक्सेस में उसका सपोर्ट कर रहे हो तो आप उसके साथ में एक टाइप से सक्सेसफुल हो रहे हो। क्यों? क्योंकि जब आप सपोर्ट करोगे तो आपको भी पता लगेगा कि उसने सक्सेस कैसे प्राप्त की है, तो आपको भी वो जो सक्सेस का पाथ पता लग जाएगा। तो आप अपना थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाकर उस पाथ को और तगड़े वाला बनाकर और तगड़ी सक्सेस ले सकते हो, और हाई लेवल की सक्सेस ले सकते हो, मतलब उससे भी तगड़े वाली सक्सेस ले सकते हो। तो किसी को सपोर्ट करना सक्सेस के लिए नेगेटिव नहीं होता। इसलिए बोलता हूँ, जो भी चीज़ें आपको नॉलेज, कोई नई चीज़ पता हो तो अपने जो फ्रेंड्स हैं, जैसे आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अपने जो फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनको बतानी चाहिए आपको, ठीक है, डिस्कस करना चाहिए। जब आपको कोई चीज़ पता लग जाए, कोई नई अवेयरनेस आ जाए, कोई भी चीज़ आपको पता लग जाए, तो आपको क्या करना चाहिए, उन चीज़ों को एक दूसरे के साथ है क्या करना चाहिए, बताना चाहिए, एक दूसरे के साथ कंसर्न करना चाहिए। समझ में आई चीज़? तो नॉलेज जो होता है अपना, वो नॉलेज अगर जितना आप बांटोगे, जितना ज्ञान बांटोगे अपना, वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता है, डिक्रीज नहीं होता। और अगर आपने उस नॉलेज को बांटना स्टार्ट नहीं किया तो आपका वो नॉलेज डिक्रीज, बेशक वो जंग लग जाएगी उस पर, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको कुछ आता है तो आप उसको टीच करते हो, तो टीचिंग करने से, पढ़ाने से नॉलेज बढ़ता है ना। तो इस तरीके से तो जो फैक्ट होते हैं करने को, तो मैं भी जैसे कर दूं कि आपको ये नॉर्मल वे में, क्योंकि इंग्लिश नॉर्मल वे में जैसे करवाई जाती है तो वैसे करवा दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
क्योंकि नॉर्मल वे में करवाऊंगा, रूल्स रटवाऊंगा तो आप सारे के सारे क्या रहोगे, मेरे पे डिपेंडेंट रहोगे, और मेरे पे डिपेंडेंट रहोगे तो मेरी वैल्यू क्या रहेगी, डिमांड क्या होगी, मेरी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आप मेरे पे क्या हो, डिपेंडेंट हो। ठीक है, और नॉर्मल वे में सारे करवाएं, मैं भी करवा दूंगा तो सबका काम चल रहा है, मेरा भी चलेगा और ज़्यादा चलेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग सारे के सारे क्या रहोगे, मेरे साथ थोड़ी ट्रिक वगैरह यूज़ करके तरीके से, मस्त मस्त वाली ट्रिक मैं यूज़ कर सकता हूँ, वो मस्त मस्त वाली ट्रिक यूज़ करके आपको अट्रैक्ट करके खींच लूँगा अपनी तरफ, और खींच लूँगा, आप मेरे पे डिपेंड होगे, मेरे पे डिपेंड होगे तो मेरा बिजनेस मस्त चलेगा, मेरा काम मस्त चलेगा। समझ ये चीज़। लेकिन मैं क्या करवाता हूँ, आपको सेंस डेवलप करवाता हूँ, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाता हूँ। क्यों बनाता हूँ? खुद का तो लॉस है ना मेरा। क्यों? क्योंकि मेरे में अगर कुछ होगा तो मैं अपने आप मेरा कर लूँगा। मेरा मेन काम क्या है, ह्यूमन इंसान अगर आप बनते हो तो इंसान का मेन काम क्या होता है कि भगवान ने अगर आपको कुछ दिया है तो उस चीज़ को बांटो, उस चीज़ से लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। आप में भी मान लीजिए मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं टैलेंटेड नहीं बोल रहा खुद को, ठीक है, मैं एक तरीके से बता रहा हूँ कि अगर आप में कोई यूनिक टैलेंट हो या फिर मान लीजिए कुछ भी हो, मतलब अगर आप में टैलेंट है तो आप उस टैलेंट को क्या करो, लोगों में बांटो, ताकि उस टैलेंट का यूज़ कर पाए, लोगों के काम आए, उसकी लाइफ में काम आए, लोगों की लाइफ बने, मतलब उनको सपोर्ट मिले। तो इस तरीके से अपने टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बांटने की कोशिश करना चाहिए। अब ये नहीं है कि सर मेरे पास तो हताई करने का टैलेंट है, तो वो टैलेंट मत बांटना प्लीज़, समझ आए चीज़, बातें करने का। ठीक है, बातें करनी स्टार्ट कर दी कि सर मेरे पास तो यही टैलेंट है, मुझे तो बस बातें कितनी करवा लो, मस्त बातें करता हूँ मैं, तो ये कोई टैलेंट नहीं है। ठीक है, कॉमेडी होती है, वो भी एक टैलेंट होता है कि लोगों को हंसाना बहुत बड़ी बात होती है। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हद तक जो आपकी कॉमेडी है, हंसाना मजाक है, वो क्या कर बहुत ज़्यादा हद तक डिप्रेशन को कम कर देता है। तो वो भी एक क्या है, टैलेंट होता है। समझ में आई चीज़। तो जब भगवान ने आपको कुछ अलग दिया है तो उसका यूज़ करो, उसका क्या करो, इंसानियत की फॉर्म में यूज़ करो, इंसान के लिए यूज़ करो, उस नेचर के लिए यूज़ करो, इस वर्ल्ड के लिए यूज़ करो, फिर तो कोई बात है। अगर आपको कुछ दिया और आपने क्या उसको छुपा के रखा है कि कहीं किसी को पता ना लग जाए, वहीं वो सक्सेस ना हो जाए, फिर ना तो वो सक्सेस तो चलो आपके कारण होगा नहीं, लेकिन वो अपने कारण हो जाएगा, उसको कोई डिपेंडेंसी नहीं है। वो कैसे ना कैसे जो सक्सेस होने का जिसमें जज्बा है ना, वो सक्सेस है, लेकिन आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, ये गारंटी है। समझ में आ रहा है आप लोगों की? तो ये चीज़ अपने को करनी है। तो कुछ आपको अलग दिया है तो भगवान ने कुछ पर्पज़ के लिए आपको भेजा होगा इस दुनिया में, तो वो पर्पज़ पूरा करके जाओ ना वापस। समझ में आ रही चीज़। तो इस तरीके से ये बातें हुई है। समझ में आया? तो यूज़ कैसे करोगे, डैम्पन को यूज़ कर लेना। कि मेरी बीच में स्टडी क्या हो गई थी, डैम्पन हो गई थी। ठीक है, बीच में मेरी नेगेटिविटी आ गई थी, डाइट वगैरह फिक्स नहीं हो पा रही थी एग्जाम की, तो मैं क्या हो गया, थोड़ा डैम्पन हो गया था। अब मुझे एनकरेजमेंट की ज़रूरत है। वैसे मैं इनक्रेज हो चुका हूँ, मोटिवेशन मुझे मिल चुका है, सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, या फिर किसी भी पर्सन से आपको मोटिवेशन मिल चुका है, तो अब मैं डैम्पन नहीं रहा। समझ में आई चीज़। अब अपनी बात करें, किसी की वॉल्यूम है, कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, कईयों को आदत होती है, तो आप उसको बोलो भाई यार प्लीज़ डैम्पन योर वॉइस, प्लीज़ डैम्पन योर वॉइस। आप अपनी वॉइस को क्या करो, थोड़ा डैम्पन कर लो, अपनी आवाज़ को थोड़ा डैम्पन कर लो। समझ में आ जाएगा, समझ में आ रही चीज़। तो इस तरीके से आप यूज़ कर लेना, आपकी याद हो जाएगा। कोई भी चीज़, किसी चीज़ की अति हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा, कोई चीज़ अति में भी काम की नहीं होती, कोई ज़्यादा मतलब नॉर्मल बैलेंस्ड फॉर्म में होनी चाहिए हर चीज़। कोई बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चली गई तो वो भी नेगेटिव इंपैक्ट होता है। पॉजिटिव चीज़ भी बहुत ज़्यादा हाई पे चली जाए तो वो भी नेगेटिव इंपैक्ट ही डालती है। मतलब बैलेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए सब कुछ। तो वो क्या होता है, उसको क्या करो, डैम्पन करो, उन चीज़ को क्या करो, डैम्पन करो। इस तरीके से यूज़ करोगे, याद हो जाएगा। समझ में आया? तो समझ में आया ना वोकेब आपको याद कैसे करनी है, ये मेथड रहेगा आपका यूजेज वाला। इस तरीके से वोकेब याद करनी है। बार बार वोकेब को रिवाइज करो। प्रीवियस वाली जितनी भी वोकेब अब तक अपने कर चुके हैं, उन सभी वोकेब को आपको क्या करना है, वापस से रिवाइज करना है। बार बार रेगुलर वे में आपको रिवाइज करते रहना है, आपके फिक्स हो जाए वोकेब, यूज करना है इन सभी वोकेब्स को आपस में रिलेट। कई वोकेब तो क्या होगी, प्रीवियस जो एडिटोरियल के वो इसके साथ क्या हो जाएगी, सिनोनिम भी बन जाएगी, एंटोनिम भी बन जाएगी, तो उनको यूज़ करो। अच्छा, डैम्पन कर सकते हैं, इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। इस तरीके से क्या करो, आप इनको यूज एलेविएट कर सकते हैं। डैम्पन का मतलब क्या है, एलेविएट भी कर सकते हैं। इस तरीके से सारी वो क्या याद हो जाएगी, डैम्पन कर तेरी वो इसको, एलेविएट कर, रिड्यूस कर, इस तरीके से क्या करो आप यूज कर सकते हो। समझ में आई बात? डिस्क्रेस नहीं होगी वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है वो इसकी, ठीक है, वो डिस्क्रेज नहीं होती। डिस्क्रेज अलग मीनिंग में, तो डैम्पर का मीनिंग डिस्क्रेज में भी चला जाता है और रिड्यूस में। जरूरी नहीं है कि आप हर जगह डैम्पर की जगह आप डिस्क्रेज यूज़ कर सको। समझ रहे? तो वो सिनोनिम की फॉर्म में हर जो चीज़ है, रिड्यूस और डिस्क्रेज का अपना अपना मीनिंग होता है। रिड्यूस करना, वॉइस को रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन डिस्क्रेज नहीं कर सकते। किसी पर्सन को रिड्यूस कर सकते हो, बिल्कुल सही है, डिस्क्रेज भी कर सकते हो। तो इस तरीके से यूजेज आपको अपने आप पता लग जाएंगे, जिस तरीके से आप सेंटेंस में यूज़ करते हो। और वो बताएगा कौन, वो सेंटेंस आपको कई बार क्या होता है, डिस्क्रेज भी आ जाता है, रिड्यूस और डैम्पन, ये सारे के सारे मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स में आ गए। कौन से करें सर, हमने तो सिनोनिम रटे हुए थे,
तो सिनोनिम रटने नहीं होते, मीनिंग पता होना है, फिजिकल मीनिंग कि डिस्क्रेज कैसे वर्क करता है, रिड्यूस कैसे बात करता है, डैम्पन कैसे बात करता है, ये चीज़ पता होनी है। ऐसे नहीं रट लिए कि जहाँ पे डैम्पन होगा वहाँ डिस्क्रेज भी कर सकते हैं और वहाँ पे रिड्यूस भी कर सकते हैं। और एग्जामिनर ने क्या कर दिया, किसी सेंटेंस में तीनों के तीनों दे दिए, अब क्या करोगे, सेलेक्ट एक ही करना है। तो इनका फिजिकल मीनिंग आना चाहिए, रटना कुछ भी नहीं है, वोकेब भी नहीं रटनी है आपको, वोकेब भी आपको मीनिंग देखना है कि वोकेब डैम्पन वर्क कैसे करती है, डिस्क्रेज किस वे में वर्क करता है, रिड्यूस किस वे में वर्क करता है, सबका थोड़ा थोड़ा अलग वर्क होता है। और वो हल्का हल्का डिफरेंस है ना, वो ही आपको क्या करता है वहाँ एग्जाम में सेलेक्ट करवाता है, जो हल्का हल्का डिफरेंस, क्योंकि जब अपन कंपैरिजन करते हैं वो हल्का हल्का डिफरेंस ही आपके काम आएगा। तो डीप वे में अपने को हर चीज़ को करना है, फिजिकल मीनिंग साइंटिफिक अप्रोच के साथ हर चीज़ करनी है, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें सारी करनी है। क्लियर आप लोगों के, तो इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वर्ण यदि मिट्टी में भी पड़ा तो भी अपना मूल्य नहीं खोता। क्यों? क्योंकि इसका मूल्यांकन के बाहरी रूप से नहीं होता, उस धातु के गुणों से होता है जिससे ये बना है। इसी प्रकार व्यक्ति की परिस्थितियां नहीं, उसके गुण उसकी वास्तविक संपत्ति होते हैं। इसलिए स्वर्ण को पहचानना सीखो। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसे मिट्टी में पड़ा देख उससे मुंह फेर लें और वो किसी और के हाथ लग जाए और उसकी शक्ति उसकी संपत्ति बन जाए। नीतियां मेरी, नियति आपकी।